जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? बहुत अच्छी बात है। गुड इवनिंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका आपके प्यारे से क्लास ज्योमेट्री में। ठीक है, चलिए। आप लोग को जानकर खुशी होगी एक बात कि ज्योमेट्री का जो है फिलहाल अभी पूरी बुक तो नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन ज्योमेट्री की जो है वो पूरी की पूरी पीडीएफ एक प्रॉपर तरीके से आ रही है। और कहाँ आएगी? तो मार्केट में आएगी। हर वो चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा। बस थोड़ा सा जो है हमारी कंटेंट टीम की इसके ऊपर पूरी की पूरी काम कर रही है। एक ज्योमेट्री की हम प्रॉपर ई बुक निकालेंगे विथ सॉल्यूशंस, ठीक है, कुछ टाइम में। हाँ, कल थोड़ी तबीयत सही नहीं थी तो कल क्लास नहीं हो पाई है। तो बहुत ही खतरनाक कंटेंट आएगा पूरा का पूरा ज्योमेट्री का, ठीक है। और जैसा कि ज्योमेट्री का डिमांड बहुत हाई हो गया अगर, तो मेंसुरेशन का भी वैसे ही निकालेंगे, फिर धीरे धीरे एडवांस मैथ और फिर अरिथमेटिक और पूरी की पूरी किताब। ठीक, तो शुरुआत करते हैं ज्योमेट्री से। और ज्योमेट्री का कंटेंट बहुत अच्छा आएगा मार्केट में, बहुत अच्छा। और आप लोगों को वो कंटेंट जो है अभी फ्री में मिल रहा है, जो कि आपके बैच में है। हेल्थ सही है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था? हम लोगों ने जो पढ़ा था वो एसएस टेस्ट पढ़ा था। हम लोगों ने कहा था कि देखो भैया, बात ऐसी है कि चाहे वो सिमिलैरिटी हो या वो कॉन्ग्रुएंसी हो, ठीक है, यानी चाहे वो सर्वांग समता हो या फिर समरूपता हो, उसको टेस्ट करने के कुछ नियम होते हैं। पहले नियम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि पहले नियम को कहते हैं 555। 555 का मतलब साइड साइड साइड। और इसमें हमने क्या पढ़ा? इसमें हमने ये पढ़ा कि अगर कोई दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज के तीनों भुजाओं जो है वो बराबर हैं, पहले त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर है, तो वो ट्रायंगल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। और अगर पहले वाले त्रिभुज की भुजा का जो अनुपात है उसी अनुपात में दूसरे वाले त्रिभुज के भुजा का अनुपात है, तो वो सर्वांगसम ना होकर समरूप हो सकता है, यानी सिमिलर हो सकता है। मतलब यूं बोल लीजिए कि मेरे पास दो ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल के सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी, ठीक है, दोनों ट्रायंगल के सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और अगर भुजाएं बराबर नहीं होंगी, अगर रेशियो में होंगी तो सिमिलर होगा, और ना ही बराबर होंगी ना ही रेशियो में होगा तो ना वो कॉन्ग्रुएंट होगा ना वो सिमिलर होगा। ये बात समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? चलिए, अगली जो पार्ट हमने पढ़ना था वो हमें पढ़ना था हाइपोटेनस साइड टेस्ट, जिसको यहाँ पर आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। सवाल में बोला गया है इफ दी चेक द साइड, ठीक, यहाँ पर बोला गया है इफ वी चेक द साइड ऑफ टू राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हम दो राइट एंगल ट्रायंगल, दो जो है राइट एंगल ट्रायंगल, दो समकोण त्रिभुजों की भुजाओं का जांच करें तो हमें क्या पता चलेगा? तो आपको हाइपोटेनस से ऐसे समझना है कि मानिए मेरे पास एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है और एक दूसरा समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें क्या होता है कि यदि अगर मेरी एक हाइपोटेनस, मतलब ये वाली हाइपोटेनस इसके बराबर हो और इन दोनों में से कोई भी एक भुजा बराबर होगी, इन दोनों में से कोई भी एक भुजा बराबर होगी, ठीक है, कोई भी एक भुजा बराबर होगी, जैसे मानो ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाती है या फिर दूसरी वाली भुजा यानी ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाती है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएंगे? ये दोनों ट्रायंगल जो है हमारे कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे, सर्वांगसम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? उस केस में एबीसी जो है वो पीक्यूआर के कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा, सर्वांगसम कहलाएगा। तो यही बातें यहाँ पर कही गई है कि अगर हम दो राइट एंगल ट्रायंगल को लेते हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम तब होंगे जब उनका एक हाइपोटेनस और कोई भी शॉर्टर साइड का एक पेयर जो हो वो इक्वल इन लेंथ में हो, कोई भी एक शॉर्टर साइड जो हो वो इक्वल लेंथ में हो। एंगल की यहाँ पर कोई जिक्र नहीं कही गई है, ठीक है। अब बोलोगे सर एंगल का जिक्र नहीं किया गया है, क्यों नहीं किया गया? क्या यहाँ पर एंगल की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं मेरे भाई। अब खुद सोचो कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है। जैसे मैंने कहा ये मेरा 5 है और ये मेरा 4 है, उसी तरीके से ये 5 है और ये मेरा 4 है। अब ये दोनों बराबर है तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा कि अगर ये 5 है ये 4 है तो तीसरा हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को घटाओगे तो 3 आएगा, और ये भी 5 में से 4 घटाओगे तो 3 आएगा। ये सिर्फ तभी संभव है जब राइट एंगल ट्रायंगल हो। जब राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। अब आप बोलोगे सर ऐसे तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि कोई भी दो त्रिभुज हो और उनकी दो भुजा बराबर हो तो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है? नहीं, ठीक है। अब मेरी बात को समझिएगा,
ठीक है, आप लोग क्या समझ लेंगे, आप लोग ऐसा समझ लेंगे जो आपकी समझ गलत हो जाएगी। आपको दोनों अब थ्योरम एक साथ हम बताते हैं, दोनों प्रॉपर्टी एक साथ बताते हैं तो आपको क्लियर हो पाएगा। क्योंकि देखो सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी माय डियर ऐसा है ना जहां पर बच्चे को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मान लीजिए मेरे पास एक त्रिभुज ये है ए बी और सी, और दूसरा त्रिभुज है हमारा पी क्यू और आर। ठीक है, अब इस त्रिभुज में कहानी क्या है, इस त्रिभुज में कहानी मैं आपको बोलूं तो मान लो ये मेरा 5 है और ये मेरा 4 है, ये मेरा 5 है और ये मेरा 4 है। किसी कोण के बारे में कोई भी जिक्र नहीं है। तो ऐसा कभी हो नहीं सकता कि ये 5 है तो ये 5 होगा, ये 4 है तो 4 होगा, तो तीसरा वाला गारंटी ये 3 है तो ये 3 होगा, ऐसा कोई भी संभव नहीं है। इन जनरल कोई भी त्रिभुज की बात करें तो ऐसा नहीं होता ये 3 है तो 3 होगा। हो सकता है ये आपको 6 हो जाए, हो सकता है ये आपको 3 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। अगर ये ट्रायंगल के बारे में ये नहीं कहा गया है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर इस ट्रायंगल के बारे में कोई भी जिक्र नहीं है कि एक समकोण त्रिभुज है, तो आप यहां पर कह ही नहीं सकते। जब तक ये समकोण त्रिभुज, देखो जब समकोण त्रिभुज नहीं है, जनरल त्रिभुज है, तो उसकी दो भुजाएं हैं तो तीसरी वाली बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसीलिए अगर हम कोई भी दुनिया के ट्रायंगल में प्रॉपर्टी लगाते हैं तो हम इसीलिए कहते हैं कि देखो भाई, अगर पहले के तीनों साइड दूसरे के तीनों के बराबर है, अगर पहले का तीनों साइड दूसरे के तीनों साइड के बराबर है, यानी ये 5 है तो 5 होगा, 4 है तो 4 होगा, और अगर ये 3 है तो ये 3 होगा, या अगर मान लीजिए यहां पर ये 6 है तो ये हमारा 6 होगा, तो हम पक्का कह सकते हैं कि एबीसी जो है वो सर्वांगसम होगा। किसके सर्वांगसम होगा? पी क्यू आर के। और जब ये सर्वांगसम होंगे तो ये क्या होंगे? समरूप भी होंगे, यानी सिमिलर भी होंगे। ये बात जानना बहुत जरूरी है। ये जनरल एक ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल राइट एंगल भी हो सकता है, एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। ये कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। तो आगे जैसे हम बढ़े तो बोले कि देखो ये तो दुनिया के किसी भी ट्रायंगल के लिए संभव है, ये किसी भी जनरल के लिए रूल बन जाता है कि हमारे तीनों भुजाओं का बराबर होना बहुत जरूरी है। तो आगे बस हम थोड़ा सा प्रॉपर्टी को अपने एक्सटेंड किए और हमने कहा कि देखो अगर तुम्हारे पास राइट एंगल ट्रायंगल आ जाता है तो राइट एंगल ट्रायंगल में तुम तीनों भुजाओं को चेक मत करो, तुम तीनों भुजाओं को चेक मत करो। उदाहरण के तौर पे मान लो मैंने इसको 4 कहा, 5, इसको मैंने 4 कहा, इसको मैंने 5 कहा और इसको मैंने 3 कहा। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास ये दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल एबीसी है और दूसरा ट्रायंगल मेरा क्या है? तो पीक्यूआर है। दूसरा ट्रायंगल मेरा क्या है? पीक्यूआर है। अब इस केस में कोई बच्चा क्या करेगा? तो इस केस में अगर जनरली आप करोगे तो सेम समझो, ये 5 है, ये 4 है, तो इसको बोलोगे कितना होगा? पाइथागोरस से पाइथागोरस लगाओगे तो हाइपोटेनस के स्क्वायर से परपेंडिकुलर घटाओगे तो 3 आएगा, हाइपोटेनस से में से बेस घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 4। अब ये भी देखो तो वही वाली प्रॉपर्टी हो गई कि नहीं हो गई? कौन सी प्रॉपर्टी? एस वाली प्रॉपर्टी में सिद्ध हो गई कि नहीं हो गई कि इसकी तीनों भुजा इसके तीनों भुजा के बराबर। अगर इसकी तीनों भुजा इसके तीनों भुजा के बराबर है तो एसएसएस प्रॉपर्टी से तो ये सर्वांगसम हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, लेकिन वो हमें कब पता चला? जब हमने इसकी तीसरी भुजा निकाली, जब हमने इसकी तीसरी भुजा निकाली। मेरी बात को समझिएगा, राइट हैंड साइड वाला जो रूल है, आरएचएस जो रूल है, वो कहीं ना कहीं बेटा है। और ये किसका बेटा है? तो एसएसएस का बेटा है, साइड 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 का बेटा है। साइड 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 में सिमिलैरिटी या कॉन्ग्रुएंसी लगाने के लिए हमें तीनों साइड का पता होना जरूरी है। लेकिन आरएचएस में क्या होता है? आरएचएस में ऐसा कहा जाता है कि एक हाइपोटेनस और कोई भी एक साइड अगर ये बराबर होगा दूसरे वाले के हाइपोटेनस और साइड के, तो तुम्हें बिना तीसरी भुजा निकाले भी तुम एसएसएस का लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि इसकी तीसरी भुजा निकालने का जो नियम होता है वो एक नियम पर यह आधारित है। आप इस ट्रायंगल में तीसरी भुजा के लिए कोई नियम नहीं होता कि भैया तीसरी भुजा कैसे निकालोगे, इसलिए ये बिना लगाम का है। बिना लगाम का है मतलब कोई भी साइड लेके आ सकता है। लेकिन राइट एंगल साइड में क्या हो जाता है? राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में एक नियम होता है कि तीसरी वाले का फिक्स नियम है कि हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर घटाओगे तो आएगा, हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर घटाओगे तो आएगा। तो जब नियम लग गया तो तीसरी वाली साइड वही आएगी जो पहले में होगी। और इसी वजह से ये एसएसएस ना कह के आप इसको इससे भी कह सकते हो, जब तीनों साइड निकाल दिया तो एसएस के नियम लगा के कह सकते हो कि कॉन्ग्रुएंट है। और जब मान लो कि तीन साइड नहीं है, जैसे मानो मैंने क्या कहा आपको,
मैंने कहा इस ट्रायंगल का देखो ये 5 है और 4 है, और इस ट्रायंगल में देखो 5 है 3 है। मैंने कहा एक हाइपोटेनस एक हाइपोटेनस के बराबर होना चाहिए। आपने कहा हाँ सर हो गया, ठीक। अब या तो आप देखो इसके पास बेस है तो इसका बेस निकाल दो, और नहीं तो इसके पास परपेंडिकुलर है तो इसका परपेंडिकुलर निकाल दो, कुछ भी कर दो। तो आपने कहा ये 5 है ये 3 है तो ये 4 होगा। अब मैंने कहा देखो एक हाइपोटेनस हाइपोटेनस के बराबर और कोई भी एक साइड दूसरे वाले साइड के बराबर, बस ये दोनों साइड हो गई ना, इसकी तीसरी मत निकालो और सीधा बोल दो कि ये दोनों सर्वांगसम होंगे। और किस रूल से होंगे? तो राइट हैंड साइड आरएचएस के रूल से होंगे। बस, यानी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको एक बात समझना है, एसएसएस का मतलब होता है तीनों भुजाओं का बराबर, और आरएचएस का मतलब होता है कि वही तीनों भुजा अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल में लगा दें तो एक हाइपोटेनस और कोई भी एक साइड मुझे पकड़ा दो, ये ऑटोमेटिक सर्वांगसम हो जाएंगे। क्लियर है? तो दो नियम पढ़े, दोबारा से दो नियम को रिवाइज कर लीजिए। एसएसएस को आपने पढ़ा तो एसएसएस में क्या पढ़ा? तीनों भुजाओं का बराबर होना जरूरी है। फिर राइट एंगल ट्रायंगल में ये नियम जैसे हमने लगाया, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस साइड टेस्ट भी, आरएचएस भी कह सकते हो आप, राइट हैंड साइड, ठीक है। और इस तरीके से हमने इनको सर्वांगसम किया। अब तीसरा आता है हमारा सास, ठीक है, तीसरा आता है हमारा सास। अब सास की बात करते हैं। सास क्या हो गया? देखो आगे चलकर पढ़ाएंगे, आस सास 555, बस इतना ध्यान रखना। अब सास में क्या होता है वो समझना, ठीक है, सास में क्या होता है वो समझना। आपको एक स्टोरी भी बता के मैं आपको याद करवा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। बस अभी जो है प्रॉपर्टी को ध्यान रखो, फिर बाद में मैं आपको पूरी की पूरी एक शानदार ट्रिक बताऊंगा और पूरे उस ट्रिक से आप जो है याद कर पाओगे। अब बात करते हैं, एक और नियम होता है जिसको हम कहते हैं सास, यानी SAS। अब सास का मतलब क्या हो गया? देखो इन जनरल मैं आपको बताऊं ना, तो आपको इतनी सारी प्रॉपर्टी दुनिया में लेके क्या करोगे? अचार डालोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। आपको किसी भी ट्रू ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए क्या करना होगा? आप अगर मेरी बात को समझ गए ना, तो आप जो है हर उस अपने आप से प्रॉपर्टी बना लोगे जितनी प्रॉपर्टी बनाना चाहते हो। हर प्रॉपर्टी अपने आप से आप बना लोगे। मेरा कहने का मतलब बस समझना क्या है। अब ये जो सास वाली प्रॉपर्टी है, ये सास वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है? फिर आपको है ना क्विक रिविजन करवा देंगे, ठीक है, ऐसा याद करवा देंगे कि बचपन में आपके टीचर थक गए होंगे आपको याद करवा के, वो ना करवा पाएंगे जो मैं करवा दूंगा। पहले वाले सास वाली प्रॉपर्टी को पढ़िए, क्या कहता है? कहता है कि इफ वी चेक टू साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल देन द ट्रायंगल आर। अगर हम कोई भी दो साइड, सास वर्ड में क्या क्या इस्तेमाल किया गया? पहला एस साइड के बारे में बताता है, दूसरा यहाँ पर ए जो है एंगल के बारे में, और ये एस साइड के बारे में। यानी आप ऐसे समझ लो, तो देखो दो साइडों के बीच में एक बेचारा हमारा एंगल फंसा हुआ है, दो साइड के बीच में हमारा एक एंगल फंसा हुआ है, तो पक्का ये प्रॉपर्टी जो है उसी तरीके से होगी कि एक त्रिभुज दिया गया होगा और त्रिभुज के बारे में बोला होगा कि कोई भी दो साइड और उसके बीच का एंगल, कोई भी दो साइड और उसके बीच का एंगल अगर वो बराबर है तो पक्का वो ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो बोला गया है कॉन्ग्रुएंट तब होंगे, वो सर्वांगसम तब होंगे यदि दो पेयर ऑफ साइड इक्वल हो और उनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो, और सिमिलर तब होंगे जब दो पेयर ऑफ साइड की लेंथ बराबर हो, ठीक है, या उसी रेशियो में हो जिसमें आपका साइड है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास दो ट्रायंगल है, आपको इसे समझाते हैं। एक ट्रायंगल का नाम हमारा ABC है और दूसरे ट्रायंगल का नाम हमारा PQR है। समझिएगा मेरी बात को, दूसरे ट्रायंगल का नाम हमारा PQR है। यहां पर इसकी लेंथ जो है ये 5 है और ये 6 है, और मान लेते हैं इसका मान जो है यहाँ पर 30 डिग्री है, और यहाँ पर इसका लेंथ 5 है, इसका लेंथ 6 है और इसके बीच का मान 30 डिग्री है। ये ट्रायंगल किस दिशा में है, कैसा इनका ओरिएंटेशन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं होता। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि दो साइड और उसके बीच का एंगल, अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, अगर ये 6 है तो ये भी 6 है, और उसके बीच का एंगल 30 है तो 30 है। यानी सास वाले प्रॉपर्टी से साइड पहले आया, फिर एंगल आया, फिर साइड आया, साइड आया, एंगल आया, साइड आया। सास वाले प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। समझ में आया? तो सास, सास बिल्कुल सासू माँ आपकी, ठीक है। उन दोनों से क्या हो जाएगा? त्रिभुज हमारा ABC जो है वो सर्वांगसम हो जाएगा। किसके सर्वांगसम हो जाएगा? PQR के। अब बोलोगे सर ऐसा काहे है, क्यों सर्वांगसम हो गया? तो देखो इसको भी साइड एंगल साइड वाले, देखो ये सास भी है ना, सास भी बेटा है, और सास किसका बेटा है? तो साइड 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 का बेटा है। बोलोगे सर क्यों बेटा है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि ये बेटा बन गया? तो मैं आपको बताता हूं। आपने प्रॉपर्टी एक पढ़ी, और आपने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी? साइड साइड और साइड की प्रॉपर्टी पढ़ी। अभी जो मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाया वो क्या पढ़ाया? मैंने पढ़ा साइड, एंगल और साइड पढ़ाया।
अब मेरी बात को समझना, जब ज्योमेट्री में आगे चलकर पढ़ोगे एक cos थीटा का फॉर्मूला आएगा और cos थीटा का फॉर्मूला आपको ये बताएगा कि देखो बात ऐसी है, अगर ये भुजा 5 है, ठीक है, ये दोनों भुजा में क्या है, इन्हीं दोनों भुजा में बता रहा हूं। आगे चलकर जब आप cos थीटा का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो cos थीटा के प्रॉपर्टी में आपको ये पता चलेगा कि अगर तुम्हारा एक कोण दिया गया है और दो भुजाएं दी गई हैं तो तुम तीसरे का मान निकाल सकते हो। और मान लो इसका तीसरे का जो मान आएगा ना वो x होगा, पक्का 5, 6 और 30 पे लगाओगे x y z कुछ भी एक मान आएगा। उसी तरीके से जब यहाँ पर 5 और 6 और 30 में लगाओगे तो इसका भी मान x आएगा आपका, यानी ऑटोमेटिक फिक्स है। अगर यहाँ x आएगा तो यहाँ भी x आएगा। आप ऐसे समझ लो, अगर यहाँ कोण 30 डिग्री का ना दिया होता, 90 डिग्री का दिया होता तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगाते हैं, हाइपोटेनस में से बेस घटाया तो परपेंडिकुलर आ गया, इस तरीके से। तो अब 90 डिग्री का कोण ना देकर है ना दुनिया का कोई भी कोण दिया जाएगा। मतलब ये कहीं ना कहीं देखो, पहले हमने पढ़ा था किसको, पहले हमने पढ़ा था एस को। एस का नियम ये कहता था तीनों साइड दिया होना चाहिए। फिर हमने थोड़ा सा अपना दिमाग में खचड़ई पैदा किया और तब हमने कहा कि नहीं आरएचएस लगाएंगे या हाइपोटेनस साइड टेस्ट लगाएंगे। आप हाइपोटेनस साइड टेस्ट भी कह सकते हो, जिसमें भाई साहब हमारा कोई भी दो साइड और एक जो है कोई भी दो साइड, क्योंकि हमें पता है कि ये वाला कोण तो 90 है ही है। तीसरा हमारे मन में बदमाशी आया, हमने तब किया एसएएस का टेस्ट। एसएएस का मैंने क्या कहा कि नहीं भाई एक बात बता, दो ट्रायंगल हैं, दोनों के दोनों साइड बराबर, कोई भी एक कोण बराबर, तो जाहिर सी बात है दोनों कोण अगर बराबर होंगे तो तीसरा वाला भी इनका ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। और जब तीसरा वाला बराबर हो जाएगा तो साइड 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 यानी फिर वापस से एसएएस टेस्ट से ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। मैं वही बात कह रहा हूं आपको यहाँ पे कि जैसे आप इस कोण का इस्तेमाल करके तीसरा भुजा निकालोगे तो यहां भी x आएगा, यहां भी x आएगा। अब एक पल के लिए कोण को भूल जाओ, अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, ये 6 है तो ये भी 6 है, अगर ये x है तो ये भी x है, तो क्या इसको आप साइड 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 वाले प्रॉपर्टी से इक्वल नहीं कर सकते? तो बोलोगे हाँ सर, साइड 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 प्रॉपर्टी से ये सर्वांग सम हो जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं जो सास वाली प्रॉपर्टी है, ये सास कहां से आया है, तो ये भी सास 555 से ही आया है, ठीक है। ये भी सास कहां से आया है, 555 से आया है। बस यहां आपको तीसरी साइड निकालने की जरूरत नहीं है, आपका कॉमन सेंस इतना आप पढ़ के बता देगा कि भैया देखो दो साइड होंगे और उनके बीच का ही कोण होना चाहिए, उनके बीच का ही कोण होना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। जैसे बहुत बच्चों को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि सर क्या ऐसा पॉसिबल है? देखो, आपको जितने कंफ्यूजन है ना वो आज मैं क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में, ताकि आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। क्योंकि मैंने भी जब बचपन में ये चीज पढ़ी थी मुझे भी काफी कंफ्यूजन होता था, तो मैंने इसीलिए अपने कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैंने उसके कंसेप्ट को समझा, ना कि उसको रटना बेहतर समझा। रटता हर कोई है दुनिया का, इसी वजह से भूल जाता है। बस कंसेप्ट को समझो। जैसे आपका बोला गया है कि ये 5 है और मान लो ये 6 है, यहां पर ये कोण दिया गया है 30 डिग्री। अब यहां पर मैंने कहा ये भी 5 है, ये भी 6 है, लेकिन यहां वाले कोण का मान ना देकर मैंने कहा है ये 30 डिग्री। अब मुझे बताओ क्या यहाँ एबीसी और पीक्यूआर सर्वांग सम होंगे? क्या यहाँ पर ये कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो आप बोलेंगे सर त्रिभुज एबीसी जो है वो पीक्यूआर के क्या सर्वांगसम होगा? तो बोलेंगे ना सर, सर्वांगसम नहीं होगा। क्यों सर्वांगसम नहीं होगा? क्योंकि भैया प्रॉपर्टी तुम्हारी सास है, और सास हमेशा एक ही बात बोलती है कि मेरे एस और इस एस के बीच में मेरा जो है वो एंगल रहेगा। मतलब यहाँ पर ये सास हो गई, ये बहू हो गया, बीच में बेटा हो गया, तो यहाँ पर जो एंगल होना चाहिए ना वो दोनों साइडों के बीच में होना चाहिए, और यहाँ पर जो एंगल है दोनों साइडों के बीच में नहीं है। ठीक है, बेशक ये 5 है, ये भी 5 है, बेशक ये 6 है, ये भी 6 है, बेशक ये 30 है, ये भी 30 है, लेकिन ये वाला 30 इन दोनों साइडों के बीच में है और ये वाला 30 इन दोनों साइडों के बीच में नहीं है, जिसके कारण यहाँ इसका मान दिया ही नहीं गया। इसका मान 40 भी आ सकता है, 50 भी आ सकता है, 60 भी आ सकता है, 90 भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब कुछ भी हो सकता है तो कैसे कह सकते हो सर्वांगसम है? तो नहीं बोल सकते। यानी एक बात को हमेशा ध्यान रखो, सास अगर लिखा गया है ना तो इस सास को अपने मन से एस मत बना देना या एस ए मत बना देना। देखो, ऐसा नहीं बनाना, ऐसा नहीं बनाना। बोलोगे सर बात तो समान ही है, कान को इधर से टच करे या इधर से, नहीं समान होता। सिमिलैरिटी में, कॉन्ग्रुएंसी में ऐसा नहीं होता। सास लिखा है तो सास रहने दो, बुद्धि मत लगाओ कि ये को एक साथ रख देंगे या दो को एस को ऐसे रख देंगे। जो सजाने वाली आदत होती है ना, तो वो सजाने वाली आदत मत लगा देना सिमिलैरिटी में अपने मन से, अपने मर्जी से। हर किसी के अपने अपने मान होते हैं। अगर आप ऐसे एस लिख रहे हो तो ऐसा नहीं कि एक बार एस और बाकी दोनों एस को ऐसे लिख दिया, या दोनों एस को एक साथ लिख दिया, एक को अलग कर दिया। सबके अपने अपने मायने हो जाते हैं। जैसा लिखा गया है वैसे ही ध्यान देंगे। अगर सास बोला गया है तो सास ही ध्यान देंगे, बाकी चीजों पे फोकस ना करेंगे। समझ में आ गई मेरी बात?
ठीक। और सास का कहना क्या है कि मेरा साइड और मेरा साइड और इनके बीच दोनों के बीच का एंगल। क्लियर हो गया। तो दूसरी प्रॉपर्टी सास वाली क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो सास वाली क्लियर हो गई। चलो अब आ जाओ तीसरी प्रॉपर्टी पे आ जाओ। अब तीसरी प्रॉपर्टी होता है कि अब हमने कहा कि देखो इसका उल्टा, एस था, ए था और एस था, एस के जगह पे ए को लेके आ जाओ, ए के जगह पे एस को लेके आ जाओ और एस के जगह पे वापस से ए को लेके आ, मतलब एस था तो ए लिखो, ए था तो एस लिखो, एस था तो ए लिखो, बस। तो सास का उल्टा पढ़ दो यानी ए एस ए पढ़ दो, सास का उल्टा पढ़ दो यानी ए एस ए पढ़ दो। अब ए एस ए को क्या पढ़ोगे? ये सास का उल्टा है, सास का उल्टा यानी एएसए है। अब एएसए में देखो क्या होता है, क्या एएसए में कोई भी चीजें सिमिलर हो सकती हैं, कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं? अगर सर्वांगसम है तो समरूप जरूर होगा, यानी अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर जरूर होगा, बस हमें कॉन्ग्रुएंसी पे ध्यान देना है। तो कॉन्ग्रुएंसी पे हमने ध्यान दिया तो हमने कहा इफ वी चेक टू एंगल एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द ट्रायंगल देन द ट्रायंगल आर, मतलब हमें कोई भी दो एंगल देखना है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, और ये दोनों एंगल के बीच में जो भुजा है हमें उसको देखना है। या आप ऐसे कह सकते हो ये वाला एंगल देखो यहां पर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और इनके बीच की भुजा, उसी तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल यहां पे और इनके बीच की भुजा। अगर ऐसा कहानी हो गया कि दो जो कोण ले रहे हो और उसके बीच की भुजा ले रहे हो तो भी वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। इफ टू पेयर ऑफ एंगल हैव द सेम मेजर एंड द साइड आर इक्वल इन लेंथ, तो वो क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे पता चलेगा वो देखो, जैसे मानो मैंने कहा कि मेरे पास दो एंगल मेरे बराबर होने चाहिए, जैसे मैंने कहा ये 50 डिग्री है, ठीक है, आप ऐसे समझ लो ये मेरा 40 डिग्री है और ये जो कोण है मान लो 5 का है, ठीक है, ये जो साइड है ये 5 का है। उसी तरीके से मैंने आपको कहा ये मेरा 50 डिग्री है, ये मेरा 40 डिग्री है और ये जो कोण है ये कितने का है? ये हमारा 5 का है। आपको ऐसे मैंने कह दिया, ऐसे ना कह के मैं आपको ऐसे भी कह सकता हूं कि देखो यहाँ पे, ठीक, यहाँ पर ये 50 यहाँ है और ये 40 जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, और ये 5 है, मतलब ओरिएंटेशन बदल सकता है। 50 और 40 के बीच में 5, 50 और 40 के बीच में 5, बस मुझे इतना ध्यान हो कि मेरा दो एंगल और जो साइड है उसी के बीच की होनी चाहिए, साइड उसी के बीच की होनी चाहिए, तो भी ये क्या होगा? सर्वांगसम होगा। बोलोगे सर कैसे? तो आगे चलकर एक प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे साइन थीटा की, और साइन थीटा की प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे जब उसमें एंगल्स के तुलना में रेशियो निकालोगे, तो जो आपको एक तरीके से कह लो कि जब आपका निकालोगे ना रेशियो, तो आपका जो तीसरा वाला एंगल है वो इसके तीसरे वाले एंगल के ऑटोमेटिक बराबर आ जाएगा, और तीसरा वाला एंगल जब तीसरे वाले एंगल के प्रॉपर्टी के बराबर आ जाएगा तो आपका तीनों एंगल बराबर, और तीनों एंगल के साथ में अगर कोई एक भी साइड आपको दे देता है, कोई एक भी साइड आपको दे देता है, तो आप बोलोगे कि सर देखो बात ऐसा है, फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है, सर्वांगसम हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। पूरा रिवीजन एक साथ करवाएंगे, चिंता मत करिए। यानी हमारा एक एंगल दिया हो, फिर एक साइड आ गया हो और फिर एक एंगल, जैसे एंगल हो फिर एक साइड आ गया हो और फिर एक एंगल आ गया हो, तो जहां पर भी एएसए नियम लगेगा तो हमारे दोनों त्रिभुज, यानी अगर हम इनको एबीसी का नाम दे और इनको अगर हम पीक्यूआर का नाम दे तो ये क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। एबीसी जो है वो पीक्यूआर के सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक। लेकिन बच्चा क्या गलती करता है? अब एक बच्चे की भी गलती देखो क्या होगा, जैसे मानो मैंने कहा यहां पर मेरे दो त्रिभुज है, ठीक है, मैंने कहा ये वाला कोण 70 डिग्री का है, ये वाला कोण जो है वो 30 डिग्री का है और ये भुजा जो है हमारी 10 सेंटीमीटर की है। उसी तरीके से यहाँ पर हमने कह दिया कि ये हमारा 70 डिग्री का है, ये हमारा 30 डिग्री का है, लेकिन भुजा 10 सेंटीमीटर ये है। उसको लगता है देखो खाली हमको 70, 30 और 10 चेक करना है, 70 का 70 है, 30 का 30 है, 10 का 10 है, मतलब कॉन्ग्रुएंट होंगे। नहीं होंगे, इसीलिए नहीं होंगे क्योंकि आपको सिर्फ वो चीजें नहीं चेक करनी होती, आपको ये भी देखना होता है कि भैया बराबर तो है, ठीक है, लेकिन क्या ओरिएंटेशन में है? ओरिएंटेशन का मतलब पहले एंगल फिर साइड फिर एंगल, तो एंगल और फिर साइड और फिर एंगल, तो यहाँ पर एंगल और ये वाला साइड और फिर एंगल आना चाहिए, यानी इन दोनों कोनों के बीच में अगर 10 है तो इन दोनों के बीच में ये 10 होना चाहिए, ना कि ये 10 यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 10 कहीं और पे है तो ये सर्वांगसम नहीं होंगे। तो अगर इनका नाम मान लीजिए एबीसी करके है और इनका नाम मान लीजिए पीक्यूआर करके है, तो क्या ये सर्वांगसम कहलाएंगे? तो बोलेंगे नहीं सर, जिंदगी में ये सर्वांगसम नहीं हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो इंक्लूडेड साइड है वो बराबर नहीं है, वो बराबर नहीं है। समझ में आ गया बात? वो बराबर नहीं है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? चलो, और जो लास्ट प्रॉपर्टी हो गई वो आपकी हो गई डबल ए। देखो दो प्रॉपर्टी हो जाती हैं, डबल ए एस और फिर एक हो जाता है डबल ए। फिर वापस से हम सभी प्रॉपर्टी को रिवाइज करेंगे। डबल एएस टेस्ट देखते हैं। एंगल, एंगल, साइड,
एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड का देखो यहां पर क्या होता है, दो त्रिभुज दिए गए हैं, एक हमारा ये वाला एंगल है, एक हमारा ये वाला एंगल है और एक साइड है, मतलब दो एंगल है और साइड है। पिछला वाला भी क्या था, तो पिछला वाला था एंगल साइड एंगल था। अब एंगल एंगल साइड में क्या कहता है, कहता है इफ वी चेक टू एंगल एंड अ करस्पॉन्डिंग नॉन इंक्लूडेड साइड ऑफ ए टू एंगल देन द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ द टू पेयर ऑफ एंगल हैव द सेम मेजर एंड द साइड आर इक्वल इन लेंथ। एंड द साइड आर इक्वल इन लेंथ, समझ में आ गया मेरी बात को। इफ द टू पेयर ऑफ एंगल हैव सेम मेजर एंड द साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, कोनों के दोनों युग्मों का माप समान हो, ठीक है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर देखो दो एंगल ले लिए, अब किस वाले कोण के सामने की बात कही गई है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, वो आपको समझा रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे, ठीक है। अब देखिए एंगल एंगल साइड में कहानी क्या होती है। जैसे एंगल एंगल साइड आप यूं समझ लीजिए कि एंगल एंगल साइड और ये जो है सभी के सभी क्या हो गए, एक एक प्रॉपर्टी को पढ़िए, वापस से रिवीजन करेंगे। मैंने कहा कि ये वाला कोण मेरा 40 डिग्री का है और ये वाला कोण कितने डिग्री का है, मान लो यहाँ पर 60 डिग्री का है। इसके बीच की भुजा मान लो ये वाली भुजा जो है, बीच का ना छोड़कर अब साइड की कोई भुजा लेते हैं। उसी तरीके से मैंने कहा यहाँ पर ये वाला 40 है और ये वाला 60 है और इसके सामने जो है ये वाली भुजा दे दी है मैंने 10। तो क्या ये दोनों सर्वांगसम होंगे, तो नहीं होंगे। सर्वांगसम का नियम ये कहता है, ऐसा नहीं है भाई मेरे कि दो एंगल और दोनों एंगल और एक कोई भी साइड, ऐसा नहीं है। जिस कोण के सामने बात की गई है, अगर इसके 60 के सामने 10 है ना, तो इसके 60 के सामने ये 10 का होना जरूरी है, इस बात को ध्यान रखो। यानी आप अगर बोलेंगे तो बोलेंगे एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल साइड, ये दोनों एक ही तरह के प्रॉपर्टी हैं। कैसे प्रॉपर्टी हैं वो देखिए, दोनों एक ही तरह के प्रॉपर्टी हैं। आपको दोनों को जो मैं है, दोनों को एकदम अभी जो है कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं। जैसे आपने क्या क्या पढ़ा था, देखो आपने पढ़ा था एंगल साइड एंगल में बड़े विस्तार से। मैंने कहा ना आज की वीडियो तसल्ली से देखते रहो, दुनिया में आज तक जितनी कंफ्यूजन हुई है सारी की सारी आपकी दूर कर दूंगा मैं, ये मेरा दावा है आपको, ठीक है, कि आपकी सारे के सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे, बस आप देखते रहिए वीडियो को, ठीक। एंगल एंगल साइड, अब यहां पर हमने कहा ये दो प्रॉपर्टी हो गई हमारी, ये त्रिभुज हो गया ए बी सी और यहां पर हमारा त्रिभुज हो गया पी क्यू आर, ठीक। अब यहां पर भी सेम तरीके से इनके लिए भी हम दो कंडीशंस बनाते हैं। ये हमारा ट्रायंगल हो गया ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। ये हमारा ट्रायंगल ए है, बी है, सी है, ये हमारा है पी है, क्यू है और आर है। हमने दोनों ट्रायंगल बनाए, ऊपर वाले के नियम को मैं लिखता हूं वो समझना, नीचे वाले को लिखता हूं वो समझना, और फिर दोनों सेम कैसे है वो भी समझना। अलग अलग किताबों में अलग अलग नियम दिए जाते हैं, अगर मान लो मैं एक ही नियम देता तो आप कहते सर ने तो कंटेंट हमें कम दिया है, ठीक है, ये तो बड़ा कम कंटेंट हो गया। तो असल में भले अलग अलग नियम दिए गए हो किताबों में, लेकिन सारे एक बाप के सभी बेटे हैं, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो यहां पर हमने एंगल साइड एंगल में क्या पढ़ा कि हमारा जो है मान लो यहां पर ये थीटा दिया होना चाहिए, ये हमारा थीटा ना कह के अल्फा बीटा गामा कहते हैं, ये अल्फा अगर है और ये हमारा बीटा है मान लो, तो इसके बीच की साइड हमारी एक्स होनी चाहिए। उसी तरीके से यहां पर ये अगर अल्फा है, ये अगर हमारा बीटा है, तो बीच की साइड एक्स होनी चाहिए। तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, इस वाले में कंडीशन स्ट्रिक्ट कर दिया गया था कि बीच वाली आपको साइड लेनी है, तो ये बीच वाली साइड हो गई थी। अब दूसरा वाला देख लो, तो एंगल एंगल साइड मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इसको छोड़ के बाकी कोई दोनों भुजाएं, यानी ये अगर अल्फा है, या ऐसे कह लो कि ये हमारा अल्फा है,
हाँ, ऑडियो आ जाएगी, देखो यहाँ पे अच्छे से सुनो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। माइक चेंज नहीं करना, बैटरी खत्म हो गई थी सवाल में। देखो, तो मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा कि जैसे मानो इसका अल्फा और इसका बीटा है, इसका अल्फा और इसका बीटा है। अरे मेरे भाई, अगर मानो ये 50 डिग्री है और ये 50 डिग्री है, तो 50 और 50 100 होते हैं। तो एक त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 होता है, तो यहाँ पर गामा 80 आएगा। उसी तरीके से अगर ये 50 है और ये 50 है, 100 है, तो दो कोण अगर 100 हो गए तो तीसरा वाला तो पक्का 80 आएगा, तभी तो त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 कहलाएगा। उसी तरीके से अगर मानो यहाँ पर ये 60 है और ये 60 है, तो ये भी 60 होगा। ये अगर 60 है, ये 60 है, तो ये भी 60 होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 होता है। तो आपका एग्जामिनर क्या करता है, तीनों कोनों को देना महत्वपूर्ण नहीं समझता, वो बस कोई भी दो कोण दे देता है। तो इतनी तो आपकी बुद्धि काम करनी चाहिए कि अगर मुझे 2 दे दिया है तो हम तीसरा कैसे निकालेंगे, 180 से घटा के। 2 दे दिया है तो तीसरा कैसे निकालेंगे, 180 से घटा के। तो यानी हमारे तीनों कोण बराबर हो गए, इस वाले त्रिभुज में भी, इस वाले त्रिभुज में भी, यहां पर भी तीनों के तीनों कोण बराबर हो गए। अब देखो, सिर्फ 3 कोण बराबर होने से काम नहीं बनता, क्योंकि अगर ऐसा काम हो जाता तो मैं आपको 2 छोटे छोटे ट्रायंगल बना के दिखा रहा हूं। एक हमारा ये ट्रायंगल है और एक हमारा ये ट्रायंगल है। समझे मेरी बात को? यहां पर जो कोण है ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है, और ये वाला भी कोण जो है ये भी 60 है, इस वाले त्रिभुज में ये भी 60 है और ये भी 60 है। ठीक। अब यहां पर मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा कि इसकी भुजा 5 की है और इसकी भुजा 10 की है। तीनों एंगल बराबर होने से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। तीनों कोण बराबर होने से ट्रायंगल सर्वांगसम, त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होंगे। सिर्फ तीनों कोणों का होना जरूरी नहीं, वो तीनों कोणों के साथ कोई भी एक भुजा अगर दूसरे के बराबर हो जाती है, जैसे अगर ये 5 है ना, तो इसमें जरूरी नहीं है कि यही 5 वाला हो। ये अगर 5 आ जाए तो मैं आपको गारंटी बताता हूं, 60 के सामने 5 था ना, 60 के सामने 5 है, उसी कोण के सामने वाली भुजा बराबर हो गई। तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, और ट्रायंगल ऑटोमेटिक फिर साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। मतलब मैंने आपको कहा ना कि हमारा मेन प्रॉपर्टी साइड 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 है, और इसी के सारे क्या है, बच्चे हैं। इसी के सारे क्या है, बच्चे हैं। बस डायरेक्टली ऐसा रिलेशन नहीं दिया जाता है, क्योंकि क्या होता है कि देखो, या तो कहानी ऐसी होगी कि तीनों साइड दे दी जाएगी, या कहानी ऐसी होगी हम तुमको साइडें नहीं देंगे, एंगल दे देंगे। तो हमेशा याद रखना, दुनिया की कोई भी कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी है सिर्फ एंगल से नहीं हो सकता, एक साइड का होना जरूरी है। अब आपको एक एक चीज दिखाते हैं। देखो दोबारा से, मतलब साइड होना जरूरी है। पहला प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ा था, क्या उसमें साइड की आवश्यकता पड़ी थी? तो आप बोलेंगे जी सर। एक जगह बिना साइड के तो सिमिलैरिटी, बिना साइड के सर्वांग समता संभव ही नहीं है, साइड का होना बहुत जरूरी है। आपने साइड 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 पढ़ा, इसमें साइड वर्ड आया था कि नहीं आया था? तो बोलेंगे हाँ सर, साइड वर्ड आया था। एसएसएस में साइड वर्ड आया था। हाइपोटेनस साइड पढ़ा, क्या इसमें साइड आया था? तो बिल्कुल साइड आया था। बिना भुजा के बराबर हुए दो त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो सकते। फिर आपने दूसरी जो प्रॉपर्टी पढ़ी, साइड साइड साइड, एसएएस पढ़ा, क्या एसएएस में साइड वर्ड का जिक्र किया गया था? तो बिल्कुल जिक्र किया गया था, मतलब इसमें भी साइड की आवश्यकता है। ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कि हमारा जो है यहाँ पर एंगल, साइड एंगल। देखो भले साइड एक ही बार आया है, लेकिन साइड आया तो है। अगर साइड आया है मतलब ये भी जो प्रॉपर्टी है वो भी क्या है, संभव है। ऐसे भी जो है वो हमारी कॉन्ग्रुएंसी बताएगी बिना साइड। एंगल एंगल साइड भी हमने देखा, इसमें भी हमने देखा साइड वर्ड का जिक्र है, मतलब ये भी जो है कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है। तो अब जो पहला प्रॉपर्टी जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पर, कि चाहे एंगल साइड एंगल हो या एंगल एंगल साइड हो, दोनों केस में अगर वो सर्वांगसम होंगे तो कैसे होंगे? दो त्रिभुज के दोनों कोण बराबर हैं तो तीसरा वाला ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक। और बस हमारा कोई भी एक साइड बराबर होना चाहिए। अब जैसे मैंने बच्चों को कहा ना, कोई भी एक साइड बराबर होना चाहिए, तो वो मुझे क्या गुरु ज्ञान देता है वो भी देखो, और उसका क्या सॉल्यूशन है वो भी देखो। मैंने कहा देख बेटा बात ऐसी है, कोई भी दो साइड, मैंने कहा देखिए 50 ले लेना और ये 60 ले लेना, 60 और 50 110 हो गए। और मैंने कहा कि एक काम कर, ये वाला तुम्हारा जो है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक। तो उसने मुझे बताया कि देखो सर, एक ये ट्रायंगल मैं बना देता हूं और मैं एक 50 बना दे रहा हूं, ये इसको 60 बना दे रहा हूं। ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं 10 मान लेता हूं। अब बताओ सर, आपने तो एक ही बात कहा है, आपने कहा कि सर दो एंगल होने चाहिए, तो दो एंगल हैं। अगर ये 60 है ये 50 है, तो देखो सर ये कितना हो जाएगा, 6 5 11, ये 70 हो जाएगा। ये भी 60 है ये 50 है, तो ये भी 70 हो जाएगा। आपने मुझे बस एक ही बात तो सिखाया था कि तीनों एंगल आ जाए और कोई भी एक साइड आ जाए तो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो सर देखो तीनों एंगल आ गए और एक साइड इसकी 10 है, एक साइड इसकी 10 है, क्या ये सर्वांगसम होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। आपने सुनने में गलती कर दी।
हमने ये नहीं कहा था कि तीनों के तीनों कोण और कोई भी एक भुजा जो हो वो बराबर हो। हमने ये कहा था तीनों कोण हो, ठीक है चलेगा, लेकिन जो भुजा होगी ना वो बराबर होगी उसी तरीके से। अगर इसके सामने 50 के सामने 10 है तो इसके 50 के सामने भी 10 होनी चाहिए थी, तो जाकर बात बनेगी, अन्यथा बात नहीं बनेगी। इस बात को ध्यान रखो। ऐसा नहीं है कि ये 10 50 के सामने है और ये 10 60 के सामने है, ऐसे नहीं होगा। जो भी साइड आप लोगे ना, जो भी साइड लोगे उसके सामने वाला एंगल अगर 50 है ना तो इसके सामने वाला एंगल भी 50 होगा, बस इतना समझ लो। तीनों भुज जो है ना, तीनों भुजा देखो, तीनों कोण बराबर हो, लेकिन बस जो साइड हो ना वो उसी एंगल के सामने होने चाहिए जिस एंगल के सामने दूसरे वाले कोण में है, तीसरे वाले त्रिभुज में है। तब जाकर हम को क्या बोलेंगे, सर्वांग सम बोलेंगे, अन्यथा नहीं बोलेंगे। यानी ये कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। यानी आपको एक एक बार रिवाइज करवाता हूं, ठीक है। ठीक, अब आपको क्या होता है कि सबसे पहली प्रॉपर्टी के आप चलिए, सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया, तो एस एस और एस हो गया। अब एस 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 की प्रॉपर्टी में आपने क्या देखा कि देखो भैया बात ऐसी है, ये हमारे दो ट्रायंगल है और सबका रिलेशन देखोगे ना, सबका रिलेशन आपस में बड़ा प्यारा रिलेशन है। आप बोलोगे सर साइड 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 का मतलब अगर ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो ये हमारा क्या होगा, सी। उसी तरीके से अगर हमारा ये ए है, ये बी है और ये क्या होगा, सी होगा, तब ये दोनों क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तभी क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब एक और बात आपको बताता हूं, आप लोग बस इस बात का ध्यान रखना कि अगर साइड जो है ना, अगर ये ए है तो इसके सामने वाला भी कोण उतना ही होगा जितना यहां पर होगा। ठीक, मतलब देखो मैंने आपको छोटी सी बात, पहली बात कॉन्ग्रुएंसी का नियम क्या बताया था। कॉन्ग्रुएंसी का नियम ये बताया था कि अगर दो त्रिभुज हैं, जो मेन नियम होता है वो क्या होता है, दो त्रिभुज हैं और इन दोनों के तीनों कोण बराबर हो, ठीक, और इन दोनों के तीनों भुजा आपस में बराबर होना, तो ये सर्वांगसम हो जाते हैं। ये सबसे मेन नियम होता है, ठीक है, कि तीनों कोणों का बराबर होना जरूरी है और तीनों भुजाओं का आपस में बराबर होना जरूरी। ऐसा नहीं कि ये 5 5 5 होने चाहिए, 5 10 15, 5 10 15 भी हो तो चलेगा। तो पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी साइड साइड साइड। उसको जब डेप्थ में जाना तो हमने जाना यार यहां पर तो सिर्फ 3 साइड का जिक्र है, एंगल का तो है नहीं। तो बाद में हमें पता चला अच्छा यहां पर हम एक बात समझते हैं कि अगर ए है ना तो उसके सामने वाला कोण भी उतना ही होगा जितना ए के सामने वाला कोण यहां पर होगा। तो वो एंगल भले दिया नहीं गया हो लेकिन बाद में ऑटोमेटिक इसके जो एंगल होंगे वो इसके बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसके जो एंगल है वो बराबर हो जाएंगे। क्या कभी आपने ऐसा कोई दो त्रिभुज देखा है, मुझे बताओ। एक त्रिभुज मैं आपके सामने ये बना रहा हूं 5 4 और 3, और उसी त्रिभुज को मैं आपके सामने ऐसा बना रहा हूं 5 4 और 3। यहां पर 5 के सामने कभी ऐसा हो कि ये 90 है और यहां 5 के सामने ऐसा आ जाए कि ये 110 है। क्या कभी ऐसा कोई त्रिभुज आपने देखा है, मुझे बताओ। कि वहीं 3 4 5 की वैल्यू रखे, 5 के सामने 90 आ जाए, वहीं 3 4 5 रखे और यहां 5 के सामने 110 आ जाए। ऐसा नहीं होता। अगर 5 है उसके सामने 90 आ रहा है तो यहां भी 5 के सामने 90 आएगा। कब? जब बाकी दोनों भुजा इस दोनों भुजा के बराबर होगी। यानी वही बात हमें साइड 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 सिखाता है कि देख भाई एंगल की तो हम जिक्र नहीं करते, तुम बस मेरे साइडों को बराबर कर दो, मेरे एंगल ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। और जब मेरे साइड भी बराबर, मेरे एंगल भी बराबर, तो हम कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं होंगे। और मुझे क्या चाहिए ये बताओ। ठीक है, जब पंडित जी ने कुंडली में सारे गुण मिला दिए तो शादी होने से कौन रोक सकता है, कोई रोक सकता है। तो इनका जो गुण था वो साइड का मिल गया था, और जब साइड का गुण मिला तो एंगल का तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। ठीक है, समझ में आया बात, कोई दिक्कत की बात यहां समझिएगा, डेप्थ में समझिएगा कि आखिर ये पीछे जाकर क्यों कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांग समता के बस दो ही नियम है। पहला नियम है साइड बराबर, दूसरा नियम है एंगल बराबर। यहां सिर्फ साइड बराबर हो रहे, एंगल नहीं हो रहे। तो एंगल कैसे नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं? एंगल हो रहे हैं, बस लिखा नहीं गया है। क्यों? क्योंकि जब तीनों साइडें इसके साइड के बराबर होंगी तो ऑटोमेटिक तीनों एंगल के बराबर हो जाएंगे, बस वो जिक्र नहीं किया गया है। तो साइड 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 जो है वो समानांतर। दूसरा हमने क्या पढ़ा, दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलिए। दूसरी प्रॉपर्टी को आपने पढ़ा था साइड 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 के बाद आपने पढ़ा था हाइपोटेनस साइड टेस्ट। क्या पढ़ा था? हाइपोटेनस साइड टेस्ट। अब हाइपोटेनस साइड साइड किसके बाद आया था? साइड 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 के बाद। अब हाइपोटेनस साइड टेस्ट पे चलते हैं। हाइपोटेनस साइड टेस्ट में आपने क्या पढ़ा नियम को? आपने पढ़ा कि सर देखो ज्यादा बात उसमें हम जानते नहीं है, हम सिर्फ बोलते हैं हाइपोटेनस साइड टेस्ट को HST मान लो, अगर मैं ऐसा कह रहा हूं तो HST में आपने ये पढ़ा था, गौर से देखेंगे
ठीक है, मैं पॉइंट नंबर 2 यहां लिख रहा हूं। हाइपोटेनस साइड टेस्ट को आप आरएचएस रूल भी कह सकते हैं, राइट हैंड साइड भी आप कह सकते हैं। राइट हैंड ट्रायंगल का मतलब राइट एंगल के सामने वाला, राइट हैंड साइड। बहुत जगह इसको आरएचएस का भी नियम दिया जाता है। राइट हैंड साइड यानी राइट एंगल के सामने वाला। तो यहां पर हमने ये पढ़ा था कि देखो बात ऐसी है, 90 के सामने वाला साइड 90 के सामने वाला होना चाहिए और ये वाली भुजा इसके भुजा के बराबर होना चाहिए। अब देखना जरा गौर से, आपने यहां पर समझा कि भैया देखो एक वाली साइड एक वाली के बराबर, दूसरी वाली के बराबर। तो मुझे बताओ अगर ये दो साइडें बराबर हो गई तो क्या तीसरी साइड को दुनिया की कोई ताकत इसके बराबर होने से रोक पाएगी? तो बोलोगे सर नहीं रोक पाएगी। जब तीसरी साइड को कोई बराबर होने से नहीं रोक पाएगी तो इसके तीनों जो कोण है, तीनों जो साइड है, वो तीनों के तीनों साइड बराबर हो गए। और जब तीनों साइड के बराबर हो जाएंगे तो ये तीनों साइड के बराबर हो गया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइड में। अब तीनों साइड भी बराबर होंगे तो तीनों साइड की वजह से तीनों एंगल भी बराबर होगा। तीनों साइड बराबर हो गए ना तो तीनों एंगल ऑटोमेटिक बराबर होंगे। तो फिर ये सर्वांगसम हो गया कि नहीं हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया कि नहीं हो गया? तो ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गया। यानी एचएसटी यानी आरएचएस वाला क्या हो गया कि बस मुझे तुम एक हाइपोटेनस दो और कोई भी एक साइड दो, तीसरा वाला तो हम ऑटोमेटिक फॉर्मूला लगा के निकाल देंगे, ये दोनों बराबर। और जिसकी तीनों भुजाएं के बराबर हो जाएंगी तो वो सर्वांगसम होगा। क्यों? अगर तीनों भुजा बराबर हो गई तो तीनों कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। फिर हमने पढ़ा तीसरा प्रॉपर्टी। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा? तीसरा प्रॉपर्टी भी आपको दिखाते हैं। मैंने कहा था ना मैं डिटेल में लास्ट में सब रिवाइज करवाऊंगा और सारा कंफ्यूजन क्लियर करवा दूंगा, रटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। फिर बाद में एक ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे याद कर सकते हो। अब उसके बाद आता है आपका सास। उसके बाद कौन आ जाता है? सास आ जाता है, जो आपने पढ़ा था। अब सास की प्रॉपर्टी क्या कहती है? सास की प्रॉपर्टी आपको कुछ इस तरीके से कहती है कि देखो तुम मेरे दो त्रिभुज बना दो ऐसे, तुम मेरे दो हो कर्ण अर्जुन, ठीक है, तुम मेरे दो लाल हो कर्ण अर्जुन हो। तो यहां पर हमने कहा ठीक है भैया ये दो कर्ण अर्जुन तुम्हारे हो गए, ये वाली तुम्हारी साइड हो गई, ये वाली तुम्हारी साइड हो गई और बीच वाली एंगल। ठीक, ये वाली तुम्हारी साइड हो गई, ये वाली साइड हो गई, बीच वाला एंगल। ठीक है, अब मेरी बात को समझना। आगे चलकर मैंने आपको क्या कहा? आगे चलकर आप जब cos थीटा की एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो cos थीटा की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब दो साइडों के बीच में एक एंगल दबा होता है और दो साइडों के बीच में एक एंगल दबा होता है, आप इसको राइट एंगल ट्रायंगल एक पल के लिए मान लो, इसको राइट एंगल ट्रायंगल मान लो कि ये 90 डिग्री है, ये 3 है और ये 4 है, ये 90 डिग्री है, ये 3 है और ये 4 है, तो ऑटोमेटिक जो इसका हाइपोटेनस आएगा इसके हाइपोटेनस के बराबर होगा। यानी मैंने आपको कहा कि वो कोण बीच में होना चाहिए, ऐसा कैसा ऐरा गहरा फालतू घूमना नहीं चाहिए। मतलब यहां पर क्या हो गया, दो साइड बराबर है ना और एक एंगल अगर उसके बीच का है तो तीसरी वाली साइड पक्का cos थीटा का फॉर्मूला लगाने से बराबर आएंगे। अब इसके तीनों भुजा के बराबर, फिर से ये किस में कन्वर्ट हो गया? साइड में, जिसकी तीनों भुजा के बराबर होगी। अब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी बराबर हो जाएंगे, मतलब ये भी क्या हो जाएगा? ये भी सर्वांगसम हो जाएगा, ये भी जो है हमारा क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यानी पहले आया सास के बाद आया आरएचएस के बाद आया, ठीक है, साइड एंगल साइड। ठीक, पहले आया साइड, फिर आया आरएचएस, फिर आया सास। अब सास के बाद देखो सास के बाद क्या आता है? सास के बाद आता है हमारा, ठीक है, सास के बाद आता है आस। सास के बाद आता है, सास से हमें क्या मिलती है? सास से हमें मिलती है आस। आप ऐसे समझ लीजिए, या साइड का उल्टा करोगे ना, देखो सास का उल्टा क्या हो गया? तो आप ऐसे समझ लो, सास का उल्टा आस हो गया। आस का मतलब क्या हो गया? आस का मतलब ऐसे हो गया, देखो इसीलिए मैं कहता हूं सास आस 555, सास आस 555, सास आस 555 ट्रिक याद रहेगा। अब आस क्या बोलता है? तो आस हमें ये बोलता है कि ये वाला एंगल ले लो, ये वाला एंगल ले लो। अब मुझे छोड़कर तुम कोई भी एक साइड ले लो, मान लो ये एंगल A1 है, ये एंगल A2 है, तो A2 के सामने की साइड कितनी है? S है। उसी तरीके से यहां पर भी सास ने कहा ये वाला एंगल ले लो A1, ये वाला एंगल ले लो A2, लेकिन जो तुमने साइड ली है ना वो A2 के सामने, किसी के, या तो तुम A1 के सामने साइड ले लो तो इसके भी A1 के सामने होगा, या तुम A2 के सामने ले लो तो इसके भी A2 के सामने होगा। अब जब ये दोनों त्रिभुज के दोनों कोण बराबर होंगे तो क्या कोई दुनिया की ताकत इसको तीसरे कोण के बराबर होने से रोक पाएगी? अगर ये 50 है और ये 50 है, 100 है, तो ये कितना होगा? 80। उसी तरीके से ये 50 तो ये कितना होगा? 80। यानी दोनों जो है वो क्या हो जाएंगे? दोनों त्रिभुज के तीनों कोण
कोण बराबर, इसका तीनों कोण इसके तीनों कोण के बराबर, और फिर कोई भी एक भुजा जो है जिस कोण के सामने थी उस वाले कोण के सामने बराबर हो गई। ठीक है, अगर A2 के सामने S है तो A2 के सामने S है, तो इसके सामने भी वही मान आएगा जो इसके सामने आएगा, इसके सामने भी वही मान आएगा जो हमारा इसके सामने आएगा। इस बात को ध्यान रखो, इसके सामने अगर S है तो इसके सामने S आएगा। बाद में cos थीटा की प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये दोनों जो है साइड बराबर, ये दोनों साइड बराबर, यानी इस ट्रायंगल में तीनों कोण आपस में बराबर हो गए, तीनों भुजा आपस में बराबर हो गए, और तीनों कोण तीनों भुजा बराबर हो गए, तो हम क्या बोल पाएंगे, हम बोल पाएंगे कि आस वाली प्रॉपर्टी से भी ये सर्वांग सम होते हैं। और जो लास्ट प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है वो देखेंगे, 3, 4 और 5वीं जो प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, जैसा कि आपने पढ़ा था सास, तो एक सास का अपोजिशन में भी कोई खड़ा है, S का उल्टा A होता है, A का उल्टा S होता है, S का उल्टा A होता है, यानी हमने पढ़ना है एंगल साइड एंगल। क्या पढ़ना है, एंगल साइड एंगल पढ़ना है। एंगल साइड एंगल में हमने क्या देखा, देखो भैया बात ऐसी है, सेम कहानी है, एंगल एंगल साइड बोल लो, देखो या तो एंगल एंगल साइड बोल लो या एंगल साइड एंगल बोल लो, बात ये दोनों एक ही है, दोनों बात एक है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों बात एक ही है। इसलिए इसको अलग अलग जगह पर कहीं किसी किताबों में लिख दिया जाता है, तो मैंने भी यहां पर लिखा तो है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि चाहे आप इसको एंगल एंगल साइड बोल लो या एंगल साइड एंगल बोल लो, बात एक ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसीलिए 4 और 5 जो है वो अलग नहीं है, वो बात एक ही है। ठीक है, तो इनको अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एंगल साइड एंगल ये कहता है कि एंगल लीजिए, साइड लीजिए, एंगल लीजिए। ठीक है, अब सोचो कि यहां पर दो कोण जब बराबर हैं तो तीसरा वाला तो ऑटोमेटिक बराबर आ ही जाएगा, दो कोण बराबर हैं तो तीसरा वाला तो ऑटोमेटिक बाहर आ ही जाएगा, यानी एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल लग जाएगा। तो बोलोगे हाँ गुरुजी लग जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में आपने कंक्लूड किया, और वो क्या कंक्लूड किया कि यही वो 4 नियम होते हैं जिसके कारण आप किसी भी कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव कर सकते हैं। पहला हो गया साइड साइड साइड, दूसरा हो गया, तो आपको बस याद रखना है आस सास 555, आस सास 555। ठीक है, आस हो गया, सास हो गया 555, आस सास 555, और उसके अलावा एक आरएचएस का नियम होता है, वो आरएचएस का नियम। आरएचएस का नियम नहीं भी याद रखोगे तो इतना तो बुद्धि जरूर काम करेगा कि एक वाला साइड एक वाले के बराबर, दूसरा वाला दूसरे के बराबर, तो तीसरा वाला ऑटोमेटिक तीसरे के बराबर हो जाएगा, तो ये भी 555 बन जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 555 में। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ 3 बातों को ध्यान रखिए, आस सास 555, आस सास 555, ये वाला इसमें घुल मिल जाएगा अगर थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे तो, और एंगल साइड एंगल जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा अगर थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे तो लिखने के लिए 5 बातें हो गई, लेकिन समझने के लिए सिर्फ 3 बात, आस सास 555, आस सास 555। याद रहेगा, बताओ जल्दी से, याद रहेगा या नहीं रहेगा बताओ, आस सास 555 क्लियर है, बता दो। याद हो गए ना सारे, आस सास 555, आस सास 555 क्लियर। और जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो सिमिलर भी होंगे, अगर यहां पर सर्वांगसम होंगे तो समरूप भी होंगे। ठीक, अब बात करते हैं आगे वाले प्रॉपर्टी की। एक और छोटू मोटू प्रॉपर्टी कहीं कहीं पर दिया जाता है कि 2 एंगल बराबर, लो भैया एक 2 त्रिभुज हैं और दोनों त्रिभुज का एक ये वाला कोण B है तो यहां पर ये होगा, और ये डॉट है तो ये डॉट होगा, अगर ये दोनों कोण बराबर होंगे। जैसे मानो यहां पर मैंने कहा कि ये 70 है और ये 50 है, तो मैंने कहा ये भी 70 होगा, ये भी 50 होगा। अब उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, तो बोलोगे ये 70 है 50 है, तो 7 5 12, तो तीसरा वाला कितना आएगा, 60 आएगा। अब यहाँ 70 है 50 है, तो तीसरा वाला क्या आएगा, 60 आएगा। मतलब कहीं पर सिर्फ आपके 2 जो हैं वो क्या दिए जाएं, 2 एंगल दिए जाएं। अब भैया 2 एंगल दिया जाए, अब 2 एंगल दिया जाए तो बोलोगे तो क्या, 2 एंगल दिया जाए तो तीसरा वाला तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, तीसरा वाला ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। यानी डबल ए टेस्ट को भी आप एंगल 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 का भी टेस्ट कह सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि अगर 2 कोनों को बराबर कर दिया तो तुमने इसके लिए छोड़ा ही क्या, तीसरा वाला तो ऑटोमेटिक बराबर हो गया। मेरी बात को समझे, क्या छोड़ा तुमने इसके लिए, कुछ भी तो नहीं छोड़ा। 2 कोनों को बराबर कर दिया तो तीसरे वाले को मजबूरी में बराबर होना ही पड़ेगा। शादी होने के बाद बोलती है ना सास अपने बहू से, बहू तुमने मेरे लिए छोड़ा ही क्या है। ठीक है, कुछ भी तो नहीं छोड़ा, जब मेरे बेटे को ही तुम अपने साथ लेके चली गई तो मेरा तो दुनिया ही तुम्हारे साथ चला गया। तो जब ये 2 कोण बराबर हो जाएंगे तो तीसरे को भी उस बहाव में जाना ही पड़ेगा। ऐसे समझ लीजिए कि घर में अगर 2 लोगों ने वोटिंग कर दी तो तीसरे की वोटिंग हाँ में हो या ना में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, भैया जो है उसको क्या बोलते हैं,
ठीक है, बहुमत तो आ ही गया है। अगर बहुमत आ गया है तो तीसरे वाले को तो ऑटोमेटिक बराबर होना पड़ेगा, ना उसके हाँ की कोई वैल्यू है ना उसके ना की कोई वैल्यू है। लेकिन जो कि मैंने आपको एक पॉइंट बताई थी और मैंने कहा भी था कि कॉपी में नोट कर लो, कॉन्ग्रुएंसी दुनिया में तभी लगता है जब कोई भी एक साइड बराबर हो। यहां सिर्फ एंगल की जिक्र है, चाहे डबल ए टेस्ट बोल लो या ट्रिपल ए टेस्ट बोल लो, एस वर्ड दिख ही नहीं रहा है। एस वर्ड का मतलब साइड दिख ही नहीं रहा है। साइड नहीं दिख रहा तो यहां पर कॉन्ग्रुएंसी नहीं आएगा। बोलेगा हमको तुम न्योता में नहीं बुलाए हो, एस नाम का जिक्र नहीं किए हो, तो हम तुम्हारे यहां कभी दरवाजे पे आएंगे ही नहीं, तुमसे मेरा कोई वास्ता नहीं है, हमको भूल जाना। तो अब यहां पर मजबूरन इसको कॉन्ग्रुएंसी को भूलना पड़ा, सर्वांग समता को भूलना पड़ा और दूसरे वाले भाई को यानी सिमिलैरिटी को बुलाना पड़ा और बोला कि देख भाई, बात ऐसी है कि मेरे पास बस 3 कोण हैं, साइड का मेरे पास कोई जिक्र नहीं है। एक बंदा आया 2 ट्रायंगल बना के चला गया, बोला देखो ये तीनों कोण हैं, ठीक है, साइड के बारे में उसने कहा नहीं। तो देखो कॉन्ग्रुएंसी तो मेरे पार्टी में आ नहीं रहा है, क्या सिमिलैरिटी तुम आओगे? तो सिमिलैरिटी बोला देखो कॉन्ग्रुएंसी इसी वजह से नहीं आ रहा क्योंकि उसके अपने नियम है, उसके अपने कानून है, वो अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। वो ये कहता है कि अगर मुझे पार्टी में बुलाना है तो मेरे साइड के बारे में जिक्र करना होगा, ठीक है, मेरे साइड के बारे में तुमने जिक्र नहीं किया है तो मैं नहीं आऊंगा। लेकिन सिमिलैरिटी क्या बोलता है? सिमिलैरिटी बड़ा फ्लेक्सिबल आदमी है, वो बोलता है देखो हम उतना कठोर नियम लेके नहीं चलते हैं, बस तुम मेरे तीनों कोनों को बराबर कर दिए ना और वो रेशियो में आ जाएंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम हमको ये 2 छोटा छोटा ट्रायंगल बना दो या दोनों समान ट्रायंगल बना दो। मतलब ये 30 देखो 60 60 60 ये भी इक्विलेटरल है, ये भी इक्विलेटरल है, ये भी इक्विलेटरल है, बस ये छोटा साइज है, ये मीडियम साइज है और ये बड़ा साइज है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता सिमिलैरिटी को। सिमिलैरिटी बोलता अपन फ्लेक्सिबल आदमी है, हर साइज में चल जाते हैं, बस मेरे कोनों को तुम बराबर करना। अगर मेरे कोन भी तुम बराबर नहीं करोगे तो तुम्हारे पार्टी में कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर 2 एंगल बराबर हो गए तो तीसरे हो ही जाएंगे और तीसरा हो गया तो सिमिलर हो जाएगा। कब? जब 2 एंगल सेम होंगे। समझ में आया? मतलब अगर 2 एंगल या सिर्फ एंगल के जिक्र की जाए, कॉन्ग्रुएंसी वहां नहीं आता है तो सिमिलैरिटी आता है। यानी हमने जो केस पढ़ा है, हमने केस क्या क्या पढ़ा देखो, हमने जो पढ़ा सास, ठीक है, आस, देखो सास आस 555 ये लग गया हमारा किस में? तो ये लग गया हमारा कॉन्ग्रुएंसी में। यानी अगर हम 2 चीजों की बात करें, यहां पर दोबारा से समझिएगा, तो कॉन्ग्रुएंसी से हमेशा एक ज्यादा प्रॉपर्टी होती है किसके पास? सिमिलैरिटी के पास। सर्वांग समता और यहां पर क्या होगा देखो, ठीक है, जैसे यहां पर समझेंगे मेरी बात को। मैंने आपको कहा कि देखो यहां पर आस आएगा तो यहां पर भी आस आएगा, ठीक है, यानी 2 त्रिभुजों को अगर सर्वांगसम होना पड़ेगा तो आस मानना पड़ेगा, इसको भी आस मानना पड़ेगा। आस के बाद यहां पर सास से ये सिद्ध होगा, तो अगर ये सास से सिद्ध होगा तो ये भी सास से सिद्ध होगा, ये बात तय है। फिर मैंने कहा आस सास और क्या कहा? 555, आस सास 555, तो ये भी 555 से सिद्ध होगा, ये साथ साथ चलेंगे। लेकिन एक जगह पर इनका डोर टूट जाता है, जब बात आती है एंगल और एंगल की या बात आती है 3 एंगल की। तो ये बोलता है देखो मेरे जितने भी नियम तुमने लगाए हैं हर जगह पर साइड है, साइड है, साइड है, इसमें तो साइड का जिक्र ही नहीं है। अगर यहां पर नो साइड है तो भैया मैं जो है इस नियम को नहीं मानूंगा। लेकिन ये बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे अगर तीनों कोनों को तुमने बराबर कर दिया या किसी भी 2 कोन को बराबर कर देते हो, अपन तो जाएगा भैया और पार्टी एंजॉय करके आएगा, तीनों कोनों को करके आएगा। इसीलिए इससे एक ज्यादा प्रॉपर्टी होती है, इससे एक ज्यादा प्रॉपर्टी होती है, समझे मेरे बात को? और वो ज्यादा वाली एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी कौन होती है? तो डबल ए टेस्ट उसको बोलते हैं, वो डबल ए टेस्ट है, ठीक है, वो डबल ए टेस्ट है। क्योंकि इसके लिए साइड जरूरी नहीं है, लेकिन इसके लिए साइड बहुत जरूरी है। यही बात मैंने आपको कहा है कि साइड जो है कॉन्ग्रुएंसी में बहुत मायने रखता है, साइड जरूरी है। और इसके लिए जो है साइड भी जरूरी है, एंगल कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस इसके लिए रेशियोस का होना जरूरी है। रेशियो बराबर हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बस रेशियो बराबर होना चाहिए। और बोलो, किसी को और कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। साफ तौर पर लिखा है कॉन्ग्रुएंसी में साइड जरूरी है, बहुत जरूरी है, अत्यंत जरूरी है। बिना साइड के कॉन्ग्रुएंसी सिद्ध ही नहीं की जा सकती, इस बात का ध्यान रखिए। चाहे एक ही साइड चाहिए हमें, लेकिन चाहिए, ठीक। जैसे यहां पर एक ही साइड चाहिए हमें, साइड कितना? एक। यहां पर साइड कितनी बार? 2 बार, और यहां पर साइड 3 बार। इस बात को ध्यान रखो,
ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, जब एक बार साइड लिखोगे तो बाकी दोनों एंगल होंगे, जब दो बार साइड लिखोगे तो एक जो बच जाएगा वो एंगल होगा, और जब तीनों बार साइड लिखोगे तो एंगल शब्द आएगा ही नहीं आएगा। आप ऐसे भी याद कर सकते हो। आस सास 555 याद नहीं होता तो ऐसे याद रखो, एक साइड तो बाकी दोनों एंगल, ठीक है, बाकी इस तरीके से भी, बट वो आपको अरेंजमेंट ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने कहा आस सास 555। अब उसके बाद मैंने कहा कि कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी होते हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं। चलो ठीक है, हमने ये जाना कि कोई भी दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होते हैं, हमने ये जाना कि कोई भी त्रिभुज जो है वो समरूप कब होते हैं, लेकिन कहां लगाएंगे भैया समरूप? ये तो पता चल गया, ठीक है, कि कॉन्ग्रुएंसी के ये नियम होते हैं, ये तो पता चल गया कि सिमिलैरिटी के ये नियम होते हैं, लेकिन उनको हम इंप्लाई करेंगे तो कहां पर करेंगे, अप्लाई करेंगे तो कहां पर करेंगे? तो हम जो है स्पॉट करेंगे कि कहां पर सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी को लगाते हैं। कैसे स्पॉट करेंगे? सवाल को देखते कैसे पता लग जाएगा इसमें सिमिलैरिटी लगेगा कॉन्ग्रुएंसी लगेगा, वो हम अभी चेक करेंगे, ठीक है, वो हम अभी चेक करेंगे। तो यहां पर उसके लिए हमें सबसे पहला नियम क्या है कि हमें जो क्वेश्चन दिया गया होगा, जो भी सवाल दिए गए होंगे, उसको हमें बड़े ध्यान से पढ़ना होगा। इंग्लिश का एक ईडियम है जहां कहा जाता है रीड बिटवीन द लाइंस, मतलब जो भी पैराग्राफ आपको दिया गया है उसको बड़े अच्छे तरीके से पढ़िए और उसके गहन अर्थ को समझिए कि वहां पर क्या कहा गया है, ठीक है। तो पहली बात मैं आपको बताऊंगा, यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस केयरफुली, जो भी लाइन दिए गए होंगे केयरफुली। जैसे मानो यहां पर मैंने कहा, आगे भी चलकर स्पॉट्स बताऊंगा, अभी वेट करो, यहां पर एक दो स्लाइड के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे कहां पर सिमिलैरिटी लगाना है, वो चेकआउट मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो एक काम करो, यहां पर आप अपने शीट को देखो, आप अपने शीट को देखो, और शीट में मैंने एक एक बात बड़े अच्छे तरीके से बता रखी है। रीड बिटवीन द लाइन का मतलब क्या है, ठीक है, मैंने वो स्लाइड में नहीं डाला है, वो मैंने आपको शीट में डाल दिया है, ठीक है। एक मिनट शीट में डाल दिया है कि अभी जो आपको शीट दी गई है उसमें देखिए एक एक हैक मैंने दिया है कि कैसे जो है आप सवालों को पढ़ पाएंगे। सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी की आपकी शीट है ना, और ये शीट में आप देखो रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब क्या है, यहां पर अच्छे तरीके से शीट में बता रखा है, क्योंकि हर बात स्लाइड में क्या लिखूं, कितना लिखूं बताओ, ठीक है। तो यहां पर बड़े अच्छे तरीके से मैंने लिखा हुआ है, पढ़िए सवाल में क्या लिखा गया है। सवाल में आपको मैंने बोला है, पढ़िए, आपको मैंने यहां पर अच्छे तरीके से लिखा हुआ है कि स्पॉटिंग सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी की, इसको स्पॉट कैसे करते हैं। तो शीट में सबसे पहले बोला है, बीइंग एबल टू स्पॉट सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी इज ऑफ ए paramount importance to the visualization of problem in geometry। अगर आप उसको सॉल्व कर पाते हैं, अगर आप स्पॉट कर पाते हैं कि कहां पर है, तो ये सबसे मुख्य बात है। ज्यामिति में सबसे इंपॉर्टेंट यही बन जाता है कि स्पॉट करना कि कहां सिमिलैरिटी लगाएंगे और कहां सर्वांग समता लगाएंगे। इन माई एक्सपीरियंस सिमिलैरिटी स्टैंड्स नेक्स्ट ओनली टू राइट एंगल ट्राइंगल इन इट्स यूजफुलनेस एज अ कंसेप्ट एंड द की टू रिकॉग्नाइजिंग सिमिलैरिटी इन स्पॉटिंग इक्वल एंगल्स। लेट मी डेमोन्स्ट्रेट थ्रू द टिपिकल केसेस। हिंदी में भी पूरा का पूरा ये बात कहा गया है, जो बच्चे इंग्लिश नहीं समझ सकते हैं वो हिंदी में भी यहां पर पढ़ेंगे। हिंदी में भी बड़े अच्छे तरीके से एक एक बात बोली गई है कि ज्यामिति के प्रश्नों में, ज्यामिति में प्रश्नों के प्रत्योक्षकरण के लिए समरूपता के प्रयोग की पहचान में सक्षम होना सबसे महत्वपूर्ण है। यानी आपको पहचान का होना, पहचान में अगर आप सक्षम हैं, आप बहुत काबिल है, तो बहुत जरूरी है। मेरे अनुभव के आधार पर अवधारणा के रूप में समरूपता की उपयोगिता समकोण त्रिभुज की उपयोगिता के जितनी है, जितना मतलब आपको सिमिलैरिटी अधिकतर देख लेना, पूरा का पूरा ज्यामिति जब आप पढ़ोगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में सिमिलैरिटी राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। जहां राइट एंगल ट्रायंगल होगा सिमिलैरिटी जरूर लगेगा, वहां पे इस बात को ध्यान रखो। पहला स्पॉट आपने देखा। दूसरा आपने पढ़ा कि समरूपता की पहचान के लिए सबसे महत्वपूर्ण समान कोणों का पहचान करना जरूरी है कि भैया कहां पर समान कोण है। यानी मैंने क्या कहा था, सिमिलैरिटी एक ऐसा बंदा है कि उसके दो एंगल को बराबर कर दो तो भागा भागा पार्टी में वो चलाएगा। दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा, और तीसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा तो वो बोलेगा कि हम तो सिमिलर है ही हैं। मतलब जब भी आप सिमिलैरिटी को स्पॉट करेंगे तो आप कोई भी द्वितीय त्रिभुज के दो एंगल को कम से कम देखेंगे कि क्या इसके दोनों एंगल बराबर हैं। अगर दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो सिमिलैरिटी का पप्पा भी वहां लगेगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट लाइन आपने पढ़ा, ये पहला स्पॉट था, पहला हैक था कि राइट एंगल ट्रायंगल में सिमिलैरिटी लगता है। दूसरा स्पॉट क्या था, दूसरा स्पॉट राइट एंगल ट्रायंगल में भी कब लगता है, जब दो एंगल। दूसरा स्पॉट ये था कि कोई भी दो एंगल मेरे बराबर हो, कोई भी दो एंगल मेरे क्या हो, बराबर हो। अब तीसरा स्पॉट देखिए, तीसरा स्पॉट
स्पॉट क्या हो गया? तीसरा स्पॉट हो गया पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ते हैं। द मोमेंट वन सीज टू पैरेलल लाइन, जब आप दो समानांतर रेखा, हिंदी में भी पढ़ते रहो, क्या बोला गया है कि जैसे ही समानांतर रेखा दिखे, दो समानांतर रेखा दिखे, हमें तुरंत समरूप त्रिभुजों की संभावना की तलाश करना प्रारंभ कर देना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा है कि दो पैरेलल लाइन दिखेंगे तो उसको सिमिलर बोल दो, नहीं। जहां पर भी दिखे, जैसे मानो क्या होता है ना, बहुत सारे फिगर दिए होते हैं, लेकिन उस फिगर में जहां पर दो पैरेलल लाइन होंगे वहां पर सिमिलैरिटी लगेगी, बाकी जगह लगे ना लगे वो अलग बात है, लेकिन पैरेलल लाइन है तो वहां पर जरूर चेक करिए। The moment one sees two parallel line, one should immediately look out for the possibility of similar triangle. This is because parallel line and transversal center, ठीक है, यहाँ पर equal angle करो। कहने का मतलब है कि parallel line में और transversal centers के पास, parallel line जब एक दूसरे को काटते हैं तो वहां सिमिलैरिटी की 100% संभावना बनती ही बनती है। फिर तीसरा केस आपने देखा, इन बोथ द सिचुएशन अलोंग साइड, यहाँ पर ठीक है, शीट में देखो आपको शीट में हर वो बात मैंने कह रखी है। जैसे यहां पर मैंने कहा है कि ये दो पैरेलल लाइन हो गए, और दो पैरेलल लाइन में क्या हो गया कि एक ट्रांसवर्सल, मान लो एसी नाम का ट्रांसवर्सल हो गया, ठीक है, दो पैरेलल लाइन हो गए ए बी और सी डी, और एक ट्रांसवर्सल एसी नाम का हो गया। ये बड़ा दुखी कर रहा है यार, ठीक है, एक एसी नाम का ट्रांसवर्सल हो गया। अब जैसे एसी नाम का ट्रांसवर्सल हमारा यहां पर इक्वल हुआ, त्रियक रेखा इक्वल हुई, फिर ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। एक और ट्रांसवर्सल खींच दिए, दूसरा वाला कोण दूसरे के बराबर, वो छोड़ो, आप सिर्फ एक रेखा खींचो, दूसरे वाले को ज्वाइन करो, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, दोनों कोण बराबर, सिमिलैरिटी वहां भाग के जाएगा कि दो कोण बराबर हो गए तो हम वहां क्यों ना जाएं। उसी तरीके से यहां पर देखो कि ये भी दोनों रेखाएं क्या है, सिमिलर है, समान रूप है। मैंने कहा है कि यहां से लाइन खींचो जो कि ट्रांसवर्सल है, और एक और लाइन खींचो जो कि ट्रांसवर्सल है, तो अब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, किसके करस्पॉन्डिंग से। उसी तरीके से ये वाला कोण इसके बराबर करस्पॉन्डिंग से। अब करस्पॉन्डिंग से जब दो कोने देखो, त्रिभुज ए ओ बी में और त्रिभुज सी ओ डी में, दो त्रिभुज हो गए, छोटा वाला हो गया, बड़ा वाला। अब दोनों त्रिभुज में देखोगे तो ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, तीसरे वाले को तो उसका पप्पा भी इक्वल करेगा। मतलब जैसे दो कोण बराबर हो गए तुरंत सिमिलैरिटी लग जाएगा। इसलिए मैंने कहा है कि यहाँ हिडन पॉइंट्स को देखना है। पैरेलल लाइन जहां पर भी आते हैं वहां पर 100% सिमिलैरिटी लगने की संभावना होती है, बस थोड़ा सा चेक करना होता है। फिर हमने पढ़ा यहां पर, दिस इज एन आइडिया अंडरलाइंग अ लॉट ऑफ प्रूफ फॉर एग्जांपल्स, ठीक है, मतलब ये सिर्फ एक आइडिया है, ऐसा जो है कहीं पर वो फिक्स नहीं, देखो यहां पर, ठीक है, दिस इज एन आइडिया अंडरलाइंग अ लॉट ऑफ प्रूफ, फॉर एग्जांपल वी यूज्ड इन दिस प्रोवाइडिंग, ठीक है, फॉर एग्जांपल वी यूज्ड दिस इन प्रोवाइडिंग द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी एंड मिड पॉइंट थ्योरम। जब आगे चलेंगे और बीपीटी नाम का थ्योरम पढ़ेंगे और मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ेंगे, एज वेल एज शोइंग दैट व्हेन डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपीजियम आर ड्रॉन, ये सभी चीजें बता आगे जब धीरे धीरे मैं पढ़ाऊंगा ना आपको, तो यहां पर आप सभी बेसिक्स प्रॉपर्टी के बारे में जानोगे। बीपीटी थ्योरम जब पढ़ाएंगे तो वहां पर जानोगे, तब आपको पूरा पता चलेगा कि ये असल में कहानी क्या होती है। ये वाले भी साइड को मैं एक्सप्लेन करूंगा बड़े अच्छे तरीके से, बट अभी इसकी जरूरत नहीं है। बस हमें इतना बात ध्यान रखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल हो तो वहां चेक कर लेंगे, ठीक है, कि वहां सिमिलैरिटी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। फिर उसके बाद दो समानांतर भुजाएं हैं तो वहां चेक कर लेंगे सिमिलैरिटी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये कुछ स्पॉट्स होते हैं, ठीक। अब उसके बाद बात करते हैं कि भैया चलो सिमिलैरिटी कैसे लगता है वो पता है, ठीक है, सिमिलैरिटी कैसे लगता है वो पता है, कहां पर लगाते हैं वो पता है, लेकिन सिमिलैरिटी लगने के बाद प्रभाव क्या होगा। जैसे मानो मुझे ये पता है कि ये पार्टी है और इस पार्टी में मुझे मान लो कि फलाने गेस्ट को बुलाना है, मान लो मुझे बुलाना है सलमान खान को, और उसे मुझे पता है कि हाँ सलमान खान आएंगे तो पार्टी की रौनक बढ़ जाएगी। लेकिन उनके आने के बाद क्या होगा, क्या उनके आने के बाद मेरी पार्टी काफी सक्सेसफुल होगी, या पता चला हम सलमान खान को बुला लिए, शाहरुख खान को बुला लिए, कटरीना को भी बुला लिए और वहां पे आपस में वो लोग भिड़ गए, ठीक है। तो आने के बाद का प्रभाव क्या होगा, यानी जब दो त्रिभुजों में आप सिमिलैरिटी लगा देते हैं, यानी समरूपता लगा देते हैं और सर्वांग क्षमता लगा देते हैं, दोनों लगा देते हैं, तो उनके बाद उन त्रिभुजों पर असर क्या पड़ेगा, क्या होगा, उनके एंगल के ऊपर असर क्या होगा, उनके साइड के ऊपर असर क्या होगा। जैसे माँ बाप बोलते हैं ना कि तू उससे दोस्ती कर लेगा तो तेरे भविष्य पे क्या असर पड़ेगा, तो वही बात है कि यहां समरूपता के बाद उन पे असर क्या होता है, उसी तरीके से कॉन्ग्रुएंसी के बाद उनके ऊपर असर क्या होता है। तो देखो सर्वांग समता से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सर्वांग समतन तो इतना बोलता है कि बस मेरा जुड़वा है, बस बात खत्म, ठीक है, मेरा जुड़वा ही मेरा सब कुछ है। यानी अगर
उसके पास 3 एंगल हैं तो दूसरे के पास भी तीनों एंगल बराबर होंगे, इसके 3 साइड हैं तो उसके भी तीनों साइड होंगे, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ गए मेरी बात को? यहां पर कॉन्ग्रुएंसी के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कॉन्ग्रुएंसी के कारण बस ये होता है, जितना इसका पेरीमीटर होगा दूसरे का भी उतना ही होगा, जितना इसका एरिया दूसरे का भी उतना ही, जितना इसका जो है डायगोनल उतना ही उसका डायगोनल, जो इसका एंगल वही इसका एंगल, जो साइड वही साइड, जो एरिया वही एरिया। मतलब कॉन्ग्रुएंसी का मतलब हो गया कि अगर मुझे 10 रुपए है ना तो तेरे पास भी 10 ही होने चाहिए, ना 11 होगा ना 9 होगा। ये कहता है कॉन्ग्रुएंसी, ये कहता है सर्वांग समता। यानी सर्वांग समता का प्रभाव ये होता है कि अगर मैंने कह दिया कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर सर्वांग सम है, जहां पर एबीसी का एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये तय है कि पीक्यूआर का भी एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। वो 51 नहीं हो सकता है, वो 49 नहीं हो सकता है, 50 का मतलब 50 होता है। इसीलिए हम कॉन्ग्रुएंसी को ज्यादा डिटेल में पढ़ ही नहीं सकते और उसका ज्यादा उपयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो लिमिट हो गया। उसमें क्या एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा, क्या घुमाएगा आपको, क्या फंसाएगा आपको? ठीक है, ये तो लिमिट हो गया। अगर इसका 50 है तो इसका 50 होगा। लिमिट वहां नहीं होती है जहां पर थोड़ा मजा आता है, थोड़ा प्रभाव को बदला जाता है। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को? जहां पर थोड़ा थोड़ा सवाल को घुमाया जा सकता है, इसीलिए हम सिमिलैरिटी को डेप्थ में पढ़ते हैं, क्योंकि वहां पर नियम हो सकते हैं। वहां पर क्या होता है, जैसे अगर एबीसी है और पीक्यूआर है, 2 त्रिभुज हैं, और मैंने कहा ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये सिमिलर है, ये समरूप है। अगर एबीसी का एरिया 50 है ना, तो पीक्यूआर का एरिया 50 भी हो सकता है। ठीक है, 25 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बाकायदा उनके साइड का रेशियो क्या है। अगर एबीसी का साइड 1 है और पीक्यूआर का साइड 2 है, यानी इसका साइड अगर 2 गुना है तो इसका एरिया 2 गुना हो जाएगा, सॉरी एरिया 4 गुना हो जाएगा। तो ये रिलेशंस होते हैं, ये रिलेशंस ही हमें एस्टैब्लिश करना होता है। ठीक है, इसलिए हम कॉन्ग्रुएंसी को बहुत डिटेल में लेके आगे तक नहीं जाते अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। हम जो लेकर जाते हैं वो सिमिलैरिटी को लेकर जाते हैं, और सिमिलैरिटी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो सिमिलैरिटी के साथ आगे बढ़ते हैं तो ठीक है, पहले हमने चेक कर लिया सिमिलैरिटी किन किन नियमों से लगता है। तो आस से लगेगा, सास से लगेगा, 555 से लगेगा और डबल ए टेस्ट से लगेगा। ये 4 टेस्ट बताते हैं कि ये सिमिलर है। अब सिमिलर होने के बाद मतलब यूं समझ लो, दुनिया में बहुत सारे त्रिभुज थे, बहुत सारे नियम थे, पहले हमने उनको छांटा, और छांटने के बाद हम लेकर आए कि ये 4 नियम अगर लगते हैं तो वो सिमिलर हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है बेटा, तुम लोग सिमिलर हो गए। अब सिमिलर होने के बाद उनका क्या प्रोसेसिंग होगा? जैसे आलू आता है तो आलू से सीधा चिप्स नहीं बनता ना, स्टेप वाइज स्टेप बनता है ना, उसी तरीके से सभी ट्रायंगल, सारे नियम से हमने 4 नियम अपने लिए छांट लिए। अब ये 4 नियम छांटने के बाद इसके बाद की कंडीशन क्या होती है कि इनको अब लगाने के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो यहां पर पढ़िए कि जब कोई 2 त्रिभुज सिमिलर होंगे, यानी एबीसी और पीक्यूआर सिमिलर होगा, तो जो इसके साइड का अनुपात होगा, यानी ए और बी का जो अनुपात होगा ना, मेरी बात को, ए और पी का जो अनुपात होगा, अगर ये 1 है और ये 2 है तो बी भी 1 और 2 के ही रेशियो में होंगे, सी और आर भी उसी रेशियो में होंगे। मतलब कोई भी एक साइड जिस रेशियो में होगा दूसरे वाले को भी उसी रेशियो में होना पड़े। लेकिन ये कब? सिमिलैरिटी लगने के बाद। मैं बार बार क्या कह रहा हूं, पहले दुनिया के सारे नियम थे, उसमें से हम छांट के लेते आए, सिर्फ 4 नियमों को अपने पास रखा। अब जब सिमिलर ट्रायंगल की बात होगी, जब लोग पार्टी में आ जाएंगे, तब उसके बाद हम देखेंगे कि प्रभाव क्या होता है। यानी ये 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं, किस रूल से हैं, किस नियम से हैं, हमें वो फर्क नहीं पड़ता। 8 से हैं, 7 से हैं, 555 से हैं, किससे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमें इतना दे दिया गया, ये 2 सिमिलर हैं बस। अब सिमिलर होने के बाद प्रभाव क्या होगा? ये किसी भी नियम से हो कोई फर्क नहीं। सिमिलर होने के बाद अगर ऐसा हो गया कि इनकी कोई भी 2 भुजा, चाहे सी हो गई और यहां पर आर हो गया, इनका जो रेशियो होगा ना, वहीं बाकी दोनों का भी रेशियो होगा। यानी उसी रेशियो में बी और क्यू भी होंगे, उसी रेशियो में ए और पी भी होंगे। और यही बातें यहां कहा गया है कि ए बटे पी का जो भी मान आएगा, हो सकता है कि यहां पर ये 10 सेंटीमीटर हो और यहां पर ये 25 सेंटीमीटर हो, या 25 छोड़कर आप ऐसे कह लो ये 50 सेंटीमीटर हो। तो इनका अनुपात क्या है? ये किस अनुपात में है? 1:5 में है, तो इनको भी 1:5 में होना पड़ेगा। 1:5 का मतलब क्या हो गया? 1:5 का मतलब ऐसे समझ लो कि इसका 5 गुना होना पड़ेगा। यानी अगर बी का मान आप 5 लेते हैं तो इसका 5 गुना, यानी ये कितना होगा? 25 होगा, तभी इनका अनुपात 1:5 आएगा। उसी तरीके से अगर आप सी को मान लीजिए कि 500 लेते हैं, या 500 छोड़िए, आप मान लीजिए कि 7 लेते हैं, तो 7 का 5 गुना आपको यहां पर 35 होना पड़ेगा। यही बात मैं आपको कह रहा हूं, ठीक है।
यही बात मैं आपको कह रहा हूं कि इसका 5 गुना होना पड़ेगा, इसका 5 गुना होना पड़ेगा, इसका 5 गुना होना पड़ेगा। ये बात क्लियर है आपको? बताइए। तो एक साइड अगर बराबर हो गया, एक साइड के रेशियोज बराबर हो गए, तो दूसरे के रेशियोज जो होंगे वो ऑटोमेटिक बराबर होते जाएंगे। ये पॉइंट नंबर 1। और इन डेप्थ में जब आप आगे जाओगे, आगे तक पढ़ोगे, मेंसुरेशन तक पढ़ोगे, तो क्षेत्रमिति तक पढ़ने के बाद वहां पर पता चलेगा सिमिलैरिटी के और नियम क्या होते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया। क्योंकि मेरा मानना है कि जब आप एक टॉपिक को पढ़ें तो आप वहीं पर पढ़िए और डिटेल वे में पढ़िए। ऐसा नहीं है कि तुमको थोड़ा खाना अभी खिलाएंगे और थोड़ा खाना 2 घंटा बाद खिलाएंगे, फिर थोड़ा घंटा 2 घंटा बाद खाओ। तो ढंग से खाओ, तसल्ली से खाओ। वही बात है कि यहां पर जब आप सिमिलैरिटी को पढ़िए तो पूरे तरीके से पढ़िए, कि चाहे वो क्षेत्रमिति हो, चाहे वो ज्यामिति हो, यानी चाहे वो मेंसुरेशन हो, चाहे वो ज्योमेट्री हो, वो कहां कहां पर अप्लाई होते हैं। सोमनाथ बोरागी, आपको ब्लॉक कर दूंगा मैं इसके बाद अगर आपने एक भी कमेंट उल्टा सीधा किया तो। टाइम स्पीड डिस्टेंस की क्लास नोट्स कब मिलेगा, ये अभी के क्लास में पूछोगे आप, तब से कमेंट देखे जा रहा हूं। पढ़ लो शांति से, नहीं तो ब्लॉक करवा दूंगा टीम से। अभी पढ़ा रहा हूं कुछ और, जा रहे हो कहीं और। ठीक है, शादी में जाओगे और पूछोगे कि भैया मातम में कब जाना है बताओ, वहां पर मार के भगाएंगे वहां से। ठीक है, जहां पर जो बात है वो कायदे से पूछा करो। पढ़ रहे हो ज्योमेट्री तो शांति से ज्योमेट्री पढ़ो, कुछ और ना पूछो। सवाल में देखो, अब बोला गया है कि ये 2 त्रिभुज जो हैं, अगर ये 2 त्रिभुज क्या हो गए, यहां पर ये 2 त्रिभुज जो हो गए वो सिमिलर हो गए, अगर ये दोनों के दोनों समान हो गए तो क्या क्या होगा। तो सबसे पहली बात, इनके पेरीमीटर का रेशियो बराबर होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, इनके सेमी पेरीमीटर का रेशियो बराबर होगा। तीसरा, इनके करस्पॉन्डिंग मीडियंस का रेशियो बराबर होगा। चौथा, इनके इन रेडियस का बराबर होगा। पांचवा, इनके सर्कम रेडियस का बराबर होगा। ठीक है, अब बोलोगे सर ये सारे के सारे टर्म्स क्या होते हैं। तो ज्योमेट्री में मेंसुरेशन परसेंटेज में आपको एक चीज पढ़ाई थी मैंने, बस वही चीजें आपको समझनी है। क्या क्या होता है, 3 पॉइंट्स होते हैं। एक होता है 1 डायमेंशनल, दूसरा होता है 2 डायमेंशनल, तीसरा होता है 3 डायमेंशनल। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए, आप ऐसे समझ लीजिए, आप दुनिया के सारे कंसेप्ट समझ जाएंगे और आपको कहीं पर भी गोता लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी के वीडियो में, ना किसी किताब में, कहीं पर नहीं। 1 डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, जिसको आप पावर 1 में डिनोट कर सकते हैं। यानी या तो आप उसको मीटर में लिख दीजिए, या आप उसको सेंटीमीटर में लिख दीजिए, या आप उसको मिलीमीटर में लिख दीजिए, आप उसको किलोमीटर में लिख दीजिए, आप किसी में भी लिख दीजिए। 2 डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, जिसका पावर 2 हो, यानी मीटर का स्क्वायर हो, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो, मिलीमीटर का स्क्वायर हो, ठीक है, और किलोमीटर का स्क्वायर हो। पावर 3 का मतलब क्या होता है, जिसको पावर 3 में लिखते हैं, यानी मीटर क्यूब में लिखते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में लिखते हैं, मिलीमीटर क्यूब में लिखते हैं, जिनको आप क्यूब में लिखते हैं। ठीक है, जिनको आप क्यूब में लिखते हैं। समझ में आ गया बात? ठीक, अब यहां पर देखो, जैसे पावर 1 वाले को क्या क्या कहते हो। पावर 1 वाला किसको, जैसे मानो एक छोटी सी बात को मैं कहता हूं, लंबाई। आप अपने लंबाई को किस में बताते हैं, ठीक है, आप अपने लंबाई को किस में बताते हैं, बोलते हैं क्या कि मेरा जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कभी ऐसा सुना है, दुकान में जाते हो बोलते हो भैया 10 सेंटीमीटर का कपड़ा दीजिए, ना कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का दीजिए। बोले हो कभी? नहीं बोले ना। 10 सेंटीमीटर दीजिए, 15 सेंटीमीटर दीजिए, 20, मतलब जो उतना लंबा हो। यानी लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, या फिर ऊंचाई हो गया, लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, BREDTH हो गया, या फिर आपकी हाइट हो गई। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, ये तीनों के तीनों जो हैं आपके 1 डायमेंशनल होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आपने एक शब्द सुना होगा पेरीमीटर नाम का। पेरीमीटर यानी हिंदी में परिमाप। ठीक है, पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया, बाउंड्री करना। पेरीमीटर का मतलब हो गया बाउंड्री। जैसे मान लो आपका घर जो है वो इस तरीके से शेप में है, आपको मैंने कहा बेटा जा और पेरीमीटर लेके आ जा। मैंने अपने बेटे को कहा मान लो बेटा जाओ और इसका नाप करो कि इसका पेरीमीटर कितना है। मतलब अगर मैं कल के दिन एक मान लो यहां पर लाइट लगाना चाहता हूं, एक दिवाली के दिन अपने घर में, जैसे मानो मेरा घर इस शेप का है, मान लो मेरा घर इस शेप का है और मैं चाहता हूं मैं अपने बाउंड्री पे, दिवाली पे रोशनी लगाऊं, बत्ती लगाऊं, लाइट लगाऊं, तो मैं बोलूंगा बेटा जा और नाप के लेके आ। तो कहा कि पापा 10 सेंटीमीटर, 10, 20, 10, 30, 10, 40, मान लो यहां पर 40 सेंटीमीटर की रस्सी लगेगी। तो मैं दुकान पे जाऊंगा तो बोलूंगा भैया 40 सेंटीमीटर का क्या करो, इतना बड़ा हमको लर्री दो। लर्री का मतलब लाइट दो जो 40 सेंटीमीटर लंबा हो, ताकि यहां से प्लग लगा के हम इसको पूरा का पूरा बिछा सके। यानी पेरीमीटर के लिए हमने सेंटीमीटर वर्ड का इस्तेमाल किया, सेंटीमीटर स्क्वायर का नहीं। यानी पेरीमीटर भी क्या है, तो पेरीमीटर भी हमारा 1 डायमेंशनल है। पेरीमीटर भी क्या है, पेरीमीटर भी हमारा 1 डायमेंशनल है। इस बात को हम समझते हैं। ठीक है, पेरीमीटर भी क्या है, पेरीमीटर भी 1 डायमेंशनल। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे में देखिए लंबाई 1 डायमेंशनल, चौड़ाई 1 डायमेंशनल, ऊंचाई 1 डायमेंशनल,
चारों का चारों जो बाउंड्री है वो वन डायमेंशनल, समझ में आ गया, वो सभी के सभी क्या हो गए, 1D हो गए, लेंथ ब्रेथ हाइट। अब उसके बाद बात करते हैं आगे चल के जब आप दो ट्रायंगल पढ़ोगे, ठीक है, आगे चल के दो ट्रायंगल पढ़ोगे तो देखना, मैं एक ही ट्रायंगल को छोड़ो, दो ट्रायंगल देखो, आप लोग ज्योमेट्री में कितना कुछ एक्सप्लोर करने वाले हो ना, वो मैं आपको सिखा दूंगा, ऐसी ज्योमेट्री सिखाऊंगा आपको, ठीक है, कि भाई साहब कैट वाले भी बिठा के आपसे सवाल पूछे ना तो उनको पढ़ाने लग जाओ आप, ठीक है, पूरी की पूरी थ्योरी दिमाग में है, क्वेश्चंस जो आएंगे तब तो क्वेश्चन में धाकड़ प्रैक्टिस करेंगे ही। ये जो हाइट वर्ड होता है ना, इस हाइट के अलग अलग चल के आगे रूप हो जाते हैं। इस हाइट वर्ड के कितने रूप होते हैं वो समझ लो, डिटेल में समझोगे तो पता चलेगा। सिर्फ हाइट लिख दिया तो हाइट जो है वो तो हम समझ गए ऊंचाई, हाइट का मतलब हो गया ऊंचाई, लेकिन ये ऊंचाई भाई साहब फिक्स नहीं होता, ये ऊंचाई के अलग अलग रूप हो जाते हैं, गिरगिट है ये, ठीक है, और ये गिरगिट रंग बदलता है, कैसे रंग बदलता है वो देखते चलो, आगे चलोगे ना और आगे चलकर पढ़ोगे तो ये हाइट के कितने मायने हो जाते हैं वो देखो। हाइट का पहला मायना ये हो जाता है कि यहां से जो 90 डिग्री जारा जाएगा उसको हाइट कहते हैं, ठीक है। जब आगे चलोगे तो पढ़ोगे कि यहां से एक ऐसी रेखा हो जो ये दोनों को बाइसेक्ट कर दे, ये दोनों को बाइसेक्ट कर दे तो ये भी हाइट कहलाती है। हाइट का मतलब क्या होता है, इसको उस केस में हम बोलते हैं मीडियन, उसको उस केस में बोलते हैं मीडियन। मीडियन वो रेखा होती है जो सामने वाली भुजा को क्या करती है, दो बराबर भागों में बांट देती है। मीडियन वो रेखा होती है जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देती है। और यहां इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड, इसको एल्टीट्यूड का भी नाम दे देते हैं या परपेंडिकुलर का भी नाम देते हैं, हिंदी में बोलते हैं लंब। हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, जो सामने वाले पर 90 का कोण बनाए। ये बराबर भाग भी बांट भी सकता है और नहीं भी बांट सकता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या बोलते हैं, तीसरा पॉइंट यहां पर ये बोलते हैं भैया, यहां पर तीसरा पॉइंट होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी इन दोनों को मिला के एक बाइसेक्टर आ जाए, मतलब जो 90 का की कोण बनाए और यहां इन दोनों को भी बनाए, तो ये जो हो गए ये हमारे हाइट के अलग अलग नियम हो गए। नियम ये हो गया कि वो या तो मीडियन हो सकता है, या तो 90 डिग्री बनाने वाला एल्टीट्यूड हो सकता है, या दोनों का कॉम्बो हो सकता है कि वो ये भी हो और ये भी हो, तो ये हाइट के अलग अलग होते हैं। यानी मैंने वही कहा कि अगर मेरे पास दो त्रिभुज हैं और ये दोनों त्रिभुज के हमारे ये अगर हाइट जो है किसी रेशियो में है, जिस भी रेशियो में है उसी रेशियो में इनके साइड भी होंगे, उसी रेशियो में इनके पेरीमीटर भी होंगे, या आप ऐसे समझ लो ये जो हाइट है ये अब देखो हाइट के कितने कितने रूप हो गए, हाइट के अलग अलग रूप हो गए। तो यहां पर हाइट वर्ड ना देकर मैं यहां पर आपको मीडियन भी लिख सकता हूं, इस बात को समझिए, आपका एग्जामिनर मीडियन भी लिख सकता है। हाइट के कितने फॉर्म हो गए पहले समझा हमने, तो हाइट के हमारे हो गए कि हाइट के शब्द पे हम मीडियन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हाइट के शब्द में एल्टीट्यूड का भी। और हमें यह पता चला कि अगर हमारा हाइट जो है वो वन डायमेंशनल है तो मीडियन भी वन डायमेंशनल होगा, एल्टीट्यूड भी हमारा वन डायमेंशनल होगा। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं यहां पर एक सर्कल की, ठीक है। अब आ जाओ सर्कल में। सर्कल में देखोगे तो सर्कल में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। बच्चा सर्कल पढ़ता है जब वो वृत्त पढ़ता है, तो वृत्त पढ़ता है तो क्या होता है, वृत्त पढ़ता है तो बोलता है कि सर ये हमारा एक वृत्त है और ये उसकी त्रिज्या है यानी रेडियस है। तो रेडियस को किस में बोलते हो, कभी आज तक पढ़ा है किसी किताब में रेडियस बराबर 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, कभी ऐसा पढ़े हो तो बोलोगे ना सर रेडियस को तो कभी सेंटीमीटर स्क्वायर में पढ़े ही नहीं, रेडियस बराबर 7 सेंटीमीटर होता है, यानी इसकी सिर्फ एक यूनिट होती है। एक यूनिट होती है तो क्या होता है कि ये वन डायमेंशनल है। ये क्या है, ये वन डायमेंशनल है, यानी यहां पर पढ़ोगे तो पेरीमीटर के साथ साथ पढ़ोगे रेडियस, लेकिन खबरदार रेडियस के फिर से एक रूप नहीं, रेडियस भी गिरगिट है। और गिरगिट कैसे है तो वो देखो यहां पर, जब आप त्रिभुज के अंदर रेडियस पढ़ोगे या कोई भी पॉलीगन के अंदर रेडियस पढ़ोगे तो मैं आपको बता रहा हूं ये कैसे अपने रूप को बदलता है। वो देखो, जैसे मानो आपका ये त्रिभुज है तो त्रिभुज में दो रेडियस बनते हैं, ठीक है, दो नहीं तीन बनते हैं और तीनों बता रहे हैं आपको। ये आपका पहला त्रिभुज हो गया, ये आपका दूसरा त्रिभुज हो गया और ये जनाब आपका तीसरा त्रिभुज हो गया। और तीन तरह के सर्कल बनते हैं एक त्रिभुज के अंदर। बोलोगे सर क्या बता रहे हो, अरे बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, देखो, ठीक है। पहला वाला जो सर्कल बनता है वो इसके अंदर बनता है, दूसरा वाला जो सर्कल बनता है वो ये वाला बनता है कि एक सर्कल के अंदर त्रिभुज हो, और तीसरा वाला जो बनता है ना वो ऐसा बनता है, ठीक है। तीसरा वाला त्रिभुज को थोड़ा सा मैं अच्छे से बना दूं, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करवा दूं। तीसरा वाला आप ऐसे कह सकते हो कि अगर आपका त्रिभुज ऐसे है ना, ठीक है, जहां पर ये साइड को बड़ा करने पर यहां पर एगो त्रिभुज जो है इसके बाहर समा जाए, ये तीसरा वाला होता है। तीसरा वाला ऐसा होता है
जो आपको ये तीनों साइडों को टच करे। अब ये बन जाते हैं हमारे 3 तरह के सर्कल। छोटा वाला सर्कल जो अंदर है, तो अंदर वाले को क्या बोलते हैं? तो अंदर वाले को हम बोलते हैं, इस सर्कल का नाम होता है इन सर्कल, इस सर्कल का नाम होता है इन सर्कल। ये बाहर वाला सर्कल है, तो ये अपने अंदर किसी को लपेटे हुए है, तो इसको बोलते हैं सरकम सर्कल, ठीक है। और जो एकदम बाहर चला गया, जिसको समाज से बाहर कर दिया गया, मेरे जिंदगी से बाहर हो गया, जैसे आपके जिंदगी से जो बाहर चली गई, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं सर वो मेरा एक्स है या वो मेरी एक्स है। तो इस ट्रायंगल का ये सर्कल क्या है? तो ये भी एक्स है, यानी इसको भी हम बोलते हैं कि ये आपका एक्स सर्कल है। सर्कल तो है लेकिन एक्स, जैसे बोलते हो ना बॉयफ्रेंड है लेकिन एक्स बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है लेकिन एक्स गर्लफ्रेंड है, तो सर्कल है लेकिन ये एक्स सर्कल है। क्यों? जो चीजें हमारे जीवन से बाहर चली जाती हैं उनको हम एक्स कहते हैं, ठीक है। और एक्स वाला एक्स नहीं, ई एक्स वाला एक्स। अब सोचो कि भैया ये सर्कल सर्कल सर्कल, तीनों सर्कल के कहने अपने तरीके, लेकिन क्या एक सर्कल है तो जहां पर भी एक सर्कल है वहां पर भी रेडियस है कि नहीं है? अगर ये सर्कल है तो ये रेडियस है कि नहीं है? सर्कल का रेडियस किसे कहते हैं? तो बीच वाले पॉइंट से उसके सरकमफेरेंस पर, परिधि पर कोई भी एक रेखा। ये अगर सर्कल है तो इसका एक सरकमफेरेंस होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो बोलोगे हाँ सर। सर रेडियस होगा कि नहीं? तो हाँ सर। तो ये रेडियस जो है, ये जो रेडियस है, ये रेडियस क्या कहलाएगा? तो ये रेडियस, अगर सर्कल इन सर्कल है तो इसके रेडियस को हम बोलते हैं इन रेडियस। आगे चलकर डिटेल में पढ़ाएंगे। अगर सर्कल सरकम सर्कल है तो इसके रेडियस को क्या बोलेंगे? सरकम रेडियस। क्या बोलेंगे? सरकम, ठीक है, रेडियस। समझ में आ गया बात? उसी तरीके से अगर यहां पर ये रेडियस जो है, ये सर्कल का नाम एक्स है, तो इसके रेडियस का नाम क्या हो जाएगा? एक्स रेडियस हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखो, क्या हो जाएगा? एक्स रेडियस। तो ये इन रेडियस, ये सरकम रेडियस, ये एक्स रेडियस। तो सिर्फ हमने पढ़ा रेडियस जो होता है वो क्या होता है? परिधि जो होता है, सॉरी, वृत्त का जो त्रिज्या होता है वो क्या होता है? वृत्त का त्रिज्या तो 1d है। लेकिन आगे चल के हम पढ़े कि जितना हाइटवा का 2 रूप अलग अलग होता है ना, 3 गो, कि हाइट कभी मीडियन भी कहलाता है, हाइट कभी अल्टीट्यूड भी कहलाता है। उसी तरीके से आप आगे चल के पढ़ें कि भैया अरे रेडियस वो 3 पार्ट में बट जाता है। क्या बटता है? एगो इन रेडियस होता है, एगो सरकम रेडियस होता है और एगो एक्स रेडियस होता है। समझ में आ गया? ठीक है। अब एक सर्कल को देख के मन में क्या ख्याल आता है? सर्कल को देख के मन में ख्याल आता है कि इसके पास एक रेडियस होता है। फिर उसके बाद दूसरा ख्याल आता है कि भैया ये सर्कल है तो इसका एक सरकमफेरेंस भी होगा। क्या होगा? सरकमफेरेंस। और वही सरकमफेरेंस, इस बात को ध्यान रखो, वो सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर। सरकमफेरेंस की वैल्यू देखोगे 2 पाई आर, यानी सिर्फ रेडियस वर्ड इस्तेमाल है, यानी सरकमफेरेंस का मतलब फिर से क्या हो गया? परिधि। अब मान लो आपका घर जो है वो चौकोर नहीं गोलाकार है और मैंने कहा लाइटिंग लगानी है, तो यहां से बैठ के तार लेके घूम के यहां पर आओगे तो वो क्या होगा? लंबाई ही तो होगा, यानी जिसके पास सिर्फ लंबाई हो। यानी पेरीमीटर वर्ड अगर लिखा गया है ना, तो पेरीमीटर को भी एक कहीं पर सर्कल में जब पढ़ोगे तो सर्कल में आप उसको पेरीमीटर वर्ड ना कह के आप उसको क्या कहते हो? तो आप उसको यहां पे सरकमफेरेंस नाम देते हो। क्या नाम देते हो? सरकमफेरेंस नाम देते हो। अभी तो सिर्फ मैं बता रहा हूं कि 1 डायमेंशनल कौन कौन से हैं। अब बताऊंगा आगे कि इनके बीच रिलेशन क्या होगा। यानी लंबाई 1 डायमेंशनल है, चौड़ाई 1 डायमेंशनल है, हाइट 1 डायमेंशनल है। वही हाइट आगे चल के मीडियन और अल्टीट्यूड कहलाएगा, वो 1 डायमेंशनल है। पेरीमीटर 1 डायमेंशनल है। पेरीमीटर को सर्कल के केस में हम बोलते हैं सरकमफेरेंस, वो 1 डायमेंशनल है। रेडियस के 3 अलग अलग पार्ट हो गए, वो सभी के सभी 1 डायमेंशनल है। ये सभी चीजें हमारी क्या हैं? ये सभी 1 डायमेंशनल है, मतलब जिनका सिर्फ एक ही डायमेंशन होता है। ठीक। अब हम बात करते हैं यहां पर 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल किसको कहते हैं? तो 2 डायमेंशनल हम कहते हैं एरिया को, यानी जिसको डिफाइन करने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता हो, क्षेत्रफल को। जैसे मानो आप बोलते हैं कि भैया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का हमको कपड़ा दीजिए, सिलवाएंगे। समझ में आ रहा है बात मेरे? या आप ऐसे समझ लो, एरिया को समझना है ना, तो एरिया को समझ लो कि जैसे पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर मैंने पहले भी बताया था कि मेरा ये घर है, ठीक है, और इस घर में मुझे लाइटिंग लगानी है, इस घर में मुझे लाइटिंग लगानी है, तो उसके लिए मुझे सिर्फ ये बाउंड्री की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये बाउंड्री वाला शब्द जहां पर आता है ना, जहां पर भी ये जो बाउंड्री वर्ड आता है, इसको हम क्या बोलते हैं? तो बाउंड्री वर्ड को हम बोलते हैं ऑलवेज दे आर पेरीमीटर। बाउंड्री का मतलब हो गया पेरीमीटर, परिधि। लेकिन अगर मुझे इस घर के अंदर खेती करनी है, या मान लो ये मेरा खेत है और इसके अंदर मुझे खेती करनी है, तो ये खेती में क्या होगा? यहां पर जितना भी एरिया का इस्तेमाल करूंगा, जहां जहां मैं खेती कर सकता हूं
हूँ, मिट्टी गिरा सकता हूँ, कुछ भी यहाँ पर बो सकता हूँ मैं, तो वो सब का सब मेरा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा एरिया। तो एरिया कैसे बनता है, तो एरिया हमेशा आपको लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी आप ऐसे भी कह सकते हो साइड इंटू साइड। अब ये वन डायमेंशनल और ये वन डायमेंशनल, वन डायमेंशनल को वन डायमेंशनल के साथ आप जब गुना करते हैं तो वन डायमेंशनल को वन डायमेंशनल के साथ गुना करने पर क्या बन जाता है, 2D। क्योंकि एरिया क्या होता है, एरिया का मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। ये लेंथ भी वन डायमेंशनल है, ब्रेथ भी वन डायमेंशनल है। किसी भी दो डायमेंशन को, ठीक है, अगर एक 1D को 2 बार गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, एरिया। अब यही सर्कल में सोचो, सर्कल का एरिया क्या होता है, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। यानी आर स्क्वायर का मतलब रेडियस को कितनी बार गुना किया, 2 बार। यानी रेडियस अपने आप में क्या है, वन डायमेंशनल, लेकिन 2 बार वन डायमेंशनल चीजों को गुना कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 2 डायमेंशनल बन जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बताओ जल्दी से। यानी 2D कब आता है, 2D तब आता है जब आप वन डायमेंशनल को 2 बार गुना करते हैं। कितने बजे से है, ठीक है। तो 2D कब आता है, जब वन डायमेंशनल को आप 2 बार गुना कर देते हैं, ठीक। अब यहां पर देखो, बात करते हैं यहां पर 2D की। तो 2D में सभी एरिया आ जाएंगे, 2D में क्या होगा, सभी एरिया आ जाएगा। 2D में जो है आपका यहां पर इन रेडियस का एरिया आएगा, सर्कम रेडियस का एरिया आएगा, मतलब ये सर्कल है तो इसका भी एरिया, इसका भी एरिया, इसका भी एरिया। 2D फिगर में जैसे मान लो ट्रायंगल पढ़ोगे तो ट्रायंगल का एरिया आएगा, रेक्टेंगल पढ़ोगे रेक्टेंगल का एरिया आएगा। अलग अलग फिगर के अलग अलग एरिया होते हैं। फिर तीसरा जो पॉइंट पढ़ोगे वो क्या पढ़ोगे, तीसरा पढ़ोगे आप यहां पर 3D, और 3D का मतलब होता है वॉल्यूम। 3D का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। 3D फिगर कैसे बनता है, जैसे मानो एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप जिस कमरे में बैठे हो और उस कमरे में जितनी भी हवा मौजूद है वो वॉल्यूम है यहाँ की। अगर ऑक्सीजन निकाल दे ना, अगर ऑक्सीजन निकाल दे तो खत्म हो जाओगे। यानी जो चीजें नहीं दिख रही लेकिन पूरे कमरे के हर एक पॉइंट पर अवेलेबल है ऑक्सीजन, वो क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है। यानी ऑक्सीजन कहां कहां पर है, तो लंबाई में भी है, चौड़ाई में भी है और ऊंचाई में भी है। यानी वॉल्यूम को डिफाइन करने के लिए L इंटू B इंटू H आ जाता है। यानी 1D 1D 1D, और 1D को 3 बार गुना किया तो 3D आया, 1D को 2 बार गुना किया तो 2D आया, और 1D को 1 बार गुना किया तो 1D आया। अब ये तो हमने जाना कि 1D फिगर क्या होते हैं, या 1D क्या क्या होता है, 2D क्या क्या होता है, 3D क्या क्या होता है, ठीक है। लेकिन सिमिलैरिटी लगने के बाद इनके में क्या कहानी बल जाती है, बस वो इंपॉर्टेंट है, और वो पॉइंट जान लो फिर समझ जाओगे। जो यहां पर मैंने इतनी स्टोरी लिखी हुई थी ना, वो स्टोरी को समझो। यहां पे मैंने आपको कहा था कि जो साइड का रेशियो होगा ना, वही इन सब का रेशियो होगा। एरिया का रेशियो इनका स्क्वायर होगा, और वॉल्यूम का जब रेशियो पढ़ोगे तो वॉल्यूम इनका क्यूब होगा। जैसे आप समझो यहां पे, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहां पर कहा, ये बात को समझो। यहां पर पहले 1D 2D 3D हमने लिखा ना। जैसे मान लीजिए अगर मैंने आपको ये कहा ना, जैसे मैंने आपको ये कहा कि ये हमारे 2 ट्रायंगल, सर 5 मिनट रुक जाइए, ठीक है। मैंने कहा ये आपके 2 ट्रायंगल है, और ये दोनों ट्रायंगल के, समझिएगा मेरी बात को, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये दोनों ट्रायंगल की लंबाई है, सिर्फ लंबाई। अगर इनके लंबाई का रेशियो 2:3 है ना, अगर इनके लंबाई का रेशियो 2:3 है तो लंबाई क्या है, तो बोलेंगे सर लंबाई 1 डायमेंशनल है, ठीक है। तो अगर इनका देखो लंबाई का रेशियो 2:3, यानी लंबाई क्या है, तो 1 डायमेंशनल। अगर 1 डायमेंशनल का रेशियो, माय डियर, अगर 1 डायमेंशनल का रेशियो 2:3 है ना, तो 1 डायमेंशनल में आने वाली हर उस चीज का रेशियो 2:3 होगा। यानी इसके लंबाई का रेशियो 2:3 है, तो चौड़ाई भी 2:3 में होगा, ऊंचाई भी 2:3 में होगा, पेरीमीटर भी 2:3 में होगा। आगे चलकर अगर इसका इन सेंटर या इन सर्कल देखोगे तो उसके इन रेडियस भी 2:3 में होंगे, सर्कम रेडियस भी 2:3 में होंगे, एक्स रेडियस भी 2:3 में होंगे। मतलब अगर 1D का कोई एक भी चीज का रेशियो अगर 2:3 हो गया, चाहे वो इन रेडियस ही क्यों ना है, अगर इन रेडियस कोई भी 2 सर्कल है, या मान लीजिए यहां पर कोई भी 2 ट्रायंगल हैं, कोई भी 2 ट्रायंगल, और इसका इन रेडियस और इसका इन रेडियस का अनुपात 3:5 है ना, तो इसका साइडो भी 3:5 में, हाइटो भी 3:5 में, पेरीमीटर वो भी 3:5 में, बाहरिया जो सर्कल बनाओगे ओकरो रेडियस 3:5 में। यही तो खास बात है सिमिलैरिटी की, जो आपको पढ़ने पर मजबूर करती है। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी के साथ ऐसा नहीं है। कॉन्ग्रुएंट बोलता है अगर मेरा इन रेडियस 3 है तो तुम्हारा कैसे अलग हो सकता है, तुमको भी हम 3 वो बनाएंगे।
ठीक है, तो उस केस में ये सभी सेम हो जाते हैं, लेकिन सिमिलैरिटी में यही मजा है, रेशियो का खेल है और कुछ नहीं। तो पहले हमने समझा कि 1D क्या क्या होता है, फिर दूसरा हमने समझा कि ये 1D ये कैसे है ना, ये कौरव लोग हैं, ये पांडव नहीं है, ये कौरव लोग हैं। और कौरव लोगों में अगर एक भी अगर मान लो 2:3 में आते हैं तो सभी के सभी वही बात मानेंगे जो कौरव का बड़ा भाई बोलेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, सभी के सभी वही प्रभाव होंगे जो एक के साथ होगा, यानी अगर इसका रेशियो 2:3 तो ये भी 2:3, ये भी 2:3, ये भी 2:3, ये भी 2:3, हर कुछ 2:3। ठीक है, समझ में आया बात। रेशियो सेम रहेंगे, बराबर वैल्यू नहीं हो सकती। जैसे मानो मेरी बात को समझो, ये दो ट्रायंगल हैं, इसकी साइड 5 है, 5 है, 5 है, ये दो ट्रायंगल हैं, इसकी साइड 10 है, 10 है और 10 है। अब आप जब इसके देखोगे ना तो इसका साइड का रेशियो क्या है, तो 1:T। इसका पेरीमीटर 5, 10, 15 है, इसका पेरीमीटर 10, 20, 30 है। लेकिन फिर 15 और 30 को देखोगे तो ये भी 1:2 में। जब आप इनका जो है यहां पर एल्टीट्यूड निकालोगे तो एल्टीट्यूड का मान बेशक अलग अलग आएगा, लेकिन जो रेशियो होगा ना वो रेशियो सेम होगा। मैं ये नहीं कह रहा सबकी वैल्यू सेम होगी, सबकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है, हो सकता है इसका 16 मान आए, इसका 32 आए, लेकिन ये जो रेशियो है ये 1:2 रहेगा। क्लियर हो गया। तो 1D में आने वाली सभी चीजों का रेशियो सेम होता है। अब बात करते हैं 1D से 2D के ऊपर। ठीक है, यानी अगर मैंने आपको ये कह दिया कि मेरे पास ये दो ट्रायंगल हैं और इसके साइड का रेशियो अगर 1:2 है तो इनके एरिया का रेशियो क्या होगा। तो बोलोगे सर देखो एरिया कैसे बनता है, 1 वाले का स्क्वायर करके, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। ठीक है, एरिया क्या है, तो बोलोगे सर एरिया 2D है। एरिया क्या है सर, एरिया 2D है। और 2D फिगर देखो ये क्या था, तो ये 1D था, और एरिया का मतलब होता है 2D, यानी 1D का स्क्वायर करने पर 2D आता है। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर मान लो साइड का रेशियो 1:4 है तो एरिया का साइड का रेशियो 1:2 है तो एरिया का 1:4 होगा। या हम उल्टा कह सकते हैं कि अगर एरिया 1:4 है तो साइड 1:2 होगा। जैसे मानो मैंने आपको कहा कि ये दो सर्कल हैं, समझना मेरी बात को, और ये दो सर्कल का रेडियस का रेशियो 1 कितना हो जाएगा 3, रेडियस का अनुपात 1:3। मैंने कहा इनका एरिया का रेशियो बताओ, तो एरिया क्या है 2D, यानी 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, एरिया का रेशियो 1:9 आएगा। समझ में आ गया मेरी बात को, एरिया का रेशियो कितना आएगा 1:9। ये हो गया 2D। और जो लास्ट पॉइंट है वो है 3D। 3D कब आता है, जब 1D वाले को 3 बार गुना करते हो। यानी मैंने आपको कहा एक ये ट्रायंगल देखो, 3D फिगर कहां लगाओगे, तो अपने कमरे में। जैसे मान लो ये क्यूब हो गया और ये दूसरा क्यूब हो गया, क्यूब हो गया और ये दूसरा क्यूब हो गया। अब इस क्यूब में दोनों में बात करते हैं, तो अगर इनके साइड का, जैसे मैंने कहा इनके साइड का जो अनुपात है वो 2:3 है, तो बताओ इनका एरिया का अनुपात कितना होगा। तो एरिया के लिए 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। ये हमारा साइड है, ये हमारा एरिया है। और कल के दिन मैंने कह दिया बताओ वॉल्यूम क्या होगा, तो बोलोगे सर वॉल्यूम का मतलब 2 का क्यूब यानी 8 और 3 का क्यूब यानी कितना हो जाएगा 27। तो अगर हमें एरिया निकालना होगा तो 1D वाले का स्क्वायर, अगर हमें वॉल्यूम निकालना होगा तो 1D वाले का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 7। यानी अगर कल के दिन मैं आपको बता दूं कि ये दो कोण हैं और ये दो कोणों के जो रेडियस का रेशियो है ये 1:3 है, मुझे बताओ इनका वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। तो 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, 1:27 बोलोगे। यही फर्क होता है सिमिलैरिटी के कारण। मैंने कहा था ना सिमिलैरिटी पहले जानो होता क्या है, फिर सिमिलैरिटी लगाते कब है। तो सिमिलैरिटी लगाने के 4 नियम। अब जब वो छन कर आ गए हमारे पास तो सिमिलैरिटी के लगने के बाद प्रभाव क्या होता है, तो प्रभाव ये होता है कि 1 डायमेंशनल में पहली बात अगर कोई एक का रेशियो x:y है तो सभी का रेशियो x:y होगा। ठीक है, मैंने कहा ना कि इसमें अगर किसी एक का भी रेशियो जो है ना, किसी एक का भी रेशियो अगर x:y है तो इसमें आने वाली हर चीज का रेशियो x:y होगा। फिर एरिया में क्या होगा, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर और यहां पर y स्क्वायर। और फिर मैंने कहा 3D जो है, ठीक है, और फिर मैंने कहा 3D जो है, 3D का देखो यहां पर 3D का क्या हो जाएगा, तो 3D का हो जाएगा आपका x का क्यूब और y का क्यूब। यहां पे क्लियर हो गया बात, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये हो जाता है 1D, ये हो जाता है 2D, ये हो जाता है 3D। तो ये हमारे सारे थ्योरी के पोर्शंस खत्म होते हैं। यहां पर सिमिलैरिटी के चलते क्या क्या प्रभाव पड़ता है वो होता है खत्म। अब आगे चलकर यहां से जो है हम क्वेश्चंस लगाएंगे, कल से सॉल्व्ड एग्जांपल्स कुछ देखेंगे और एग्जांपल के बाद कल से क्वेश्चंस लगाएंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, पूरी की पूरी जान लगा दी है आपको पढ़ाने में आज के टॉपिक में। ठीक है, उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आया हो। एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा अभी का सेशन, और फिर वाइंड अप करते हैं हम आज के सेशन को। ठीक है, क्या पूरा समझ में आया जो पढ़ाया है?
आग लगा दी सर मार्केट में सर आपने कंसेप्ट से। अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है, क्लियर हुआ ना भाई। ऐसे ही तो रिवाइज करोगे यार की वीडियो को दोबारा से देख लेना। शीट जो है एक एक बात बता रखी है, आज भी पढ़ोगे तो भी वही बात जानोगे, 2 साल बाद भी पढ़ोगे तो भी वही बात जानोगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से जो है उसको पूरा का पूरा पढ़ो, रिवाइज करो बहुत बेहतर तरीके से। ठीक है, पूरा सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी समझ जाओगे तो इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस लगा पाओगे भाई। ठीक, तो सेशन को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।